नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, मोदी सरकार और खुद नरेंद्र मोदी शुरू से सवालों को टालने के रास्ते पर चले हैं, लेकिन अब मजबूत विपक्ष के सामने यह रवैया बहुत दूर तक नहीं चल पाएगा। यह बात आज फिर जाहिर हो गई है। आज एक तरफ संसद में हंगामे के बाद आखिरकार ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की शुरुआत हो ही गई, जिसमें सरकार की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुरुआत की, लेकिन कांग्रेस ने यहां फिर मोदी के गायब होने का सवाल खड़ा कर दिया। नरेंद्र मोदी को चूंकि आज संसद में नहीं थे, और जब यह चर्चा, जबकि विपक्ष लगातार कह रहा था कि नरेंद्र मोदी रहें और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हो, लेकिन जब नरेंद्र मोदी नहीं थे तो कांग्रेस पार्टी ने एक पोस्ट किया है सोशल मीडिया पर। उस पोस्ट में, उस ट्वीट में या उस एक्स पर जो पोस्ट किया है, उसमें क्या कुछ लिखा है जरा वो आपके सामने रख देता हूं। देखिए, इंग्लिश में लिख रहे हैं, संसद में ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा पर पीएम मोदी गायब। ब्रेकिंग न्यूज के साथ, ऊपर ब्रेकिंग देख लीजिए आप, संसद में ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा पर पीएम मोदी गायब। यह बात यहां कांग्रेस पार्टी ने लिखी कि पीएम मोदी गायब हैं। ब्रेकिंग न्यूज, और यह बहुत इंपॉर्टेंट। कांग्रेस जानती है कि उसके ऐसे हमले के बावजूद मोदी अपने मन की ही करेंगे और उन्हें जब सुविधा होगी तभी वो संसद आएंगे, लेकिन अब मोदी जी की मनमानी और विपक्ष के सवाल दोनों जनता देख रही है। संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा दोपहर 2 बजे के बाद शुरू हो पाई। उससे पहले एसआईआर को लेकर, यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर हंगामा चलता रहा संसद परिसर में। यह सब आप देखिए, हंगामा नहीं बल्कि प्रोटेस्ट कह सकते हैं, वो चलता रहा संसद के बाहर, सदन के बाहर। ये परिसर में सोनिया गांधी भी मौजूद थी, कनिमोझी को भी आप देख रहे हैं, सोनिया गांधी, कनिमोझी, और साथ में कांग्रेस के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे, ये तमाम नेता यहां मौजूद थे। और एक सीनियर विपक्ष के आगे कैसे झुकती हुई सरकार दिखाई देती है, उसकी तस्वीरें भी आ गईं। वहीं सुप्रीम कोर्ट में आज एसआईआर पर दूसरी सुनवाई हुई है। पहली सुनवाई 10 जुलाई को हुई थी और दूसरी सुनवाई आज हुई है सुप्रीम कोर्ट में, जिसका लाइव प्रसारण हमने किया था, आपने देखा भी। पहले यह सुनवाई जस्टिस सुधांशु धूलिया, जी हां, जस्टिस सुधांशु धूलिया और जॉय माला बागची की बेंच ने की थी, वेकेशन बेंच ने की थी। लेकिन आज सोमवार को इस मामले की सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची की बेंच ने की है। बागची तो हैं, लेकिन धूलिया की जगह, जस्टिस धूलिया की जगह जस्टिस सूर्यकांत आ गए। आज अदालत ने ड्राफ्ट मतदाता सूची के प्रकाशन को तो नहीं रोका, लेकिन बेंच ने मौखिक रूप से चुनाव आयोग से कहा है कि वो कम से कम आधार और एपिक कार्ड यानी वोटर कार्ड जैसे वैधानिक दस्तावेजों पर विचार करे। जस्टिस सूर्यकांत ने चुनाव आयोग के वकील से मौखिक रूप से कहा है कि आधिकारिक दस्तावेज सही लगते हैं, आप इन 2 दस्तावेजों यानी आधार कार्ड और वोटर कार्ड के साथ आगे बढ़ें। आप इन दोनों दस्तावेजों यानी आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड को अपने इस प्रोसेस में शामिल करें, इस प्रक्रिया में शामिल करेंगे। जहां भी आपको जालसाजी दिखे वो केस दर केस आधार पर होगा। दुनिया का कोई भी दस्तावेज जाली हो सकता है, लेकिन आप ये कह के नहीं कह सकते कि नहीं, चूंकि आधार जाली हो सकता है इसलिए हमने आधार को नहीं रखा है। क्योंकि अदालत में चुनाव आयोग ने बताया कि बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में आधार कार्ड जाली हैं, इसीलिए हमने आधार को नहीं रखा है। यानी अदालत ने साफ संकेत दे दिए हैं कि चुनाव आयोग आधार और वोटर कार्ड को अपने दस्तावेजों में शामिल करे। अदालत ने चुनाव आयोग की इस दलील को भी एक तरह से खारिज कर दिया कि आधार और वोटर कार्ड वगैरह फर्जी बनते हैं। अदालत का मानना है, सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि दुनिया में किसी भी दस्तावेज को फर्जी बनाया जा सकता है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी टिप्पणी अपनी पिछली सुनवाई पर भी की थी। एसआईआर पर अब कल सुबह 10:30 बजे दोनों पक्षों के लिए बहस का समय निर्धारित होना है। उसके बाद सुनवाई की तारीख मुकर्रर होगी, यानी थोड़ा सा यह समय और आगे बढ़ेगा। इसके अलावा आज जस्टिस यशवंत वर्मा पर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस वर्मा ने जांच समिति के निष्कर्षों के खिलाफ एक याचिका लगाई थी। इसमें अदालत ने उन्हें साफ कहा कि अगर आपको लगता है कि कमेटी को जांच करने का हक नहीं था तो आप कमेटी के सामने पेश क्यों हुए। इस मामले में अगली सुनवाई परसों यानी 30 जुलाई को होगी। आज सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी के मंत्री, मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह को भी कर्नल सोफिया कुरैशी मामले में सार्वजनिक माफी न मांगने पर कड़ी फटकार लगाई है, कड़ी टिप्पणी की है और नियत पर सवाल उठाए हैं।
तो कुल मिलाकर आज सुप्रीम कोर्ट में कई हाई प्रोफाइल मामलों को लेकर गहमा गहमी बनी रही, वहीं संसद में भी काफी हंगामा देखा गया। ऑपरेशन सिंदूर पर राजनाथ सिंह ने जब शुरुआत की तो राम, कृष्ण, सुदर्शन चक्र, बुद्ध, 1965, 1971 इन दोनों, खासकर 1965 और 1971 की लड़ाई, इन सबको अपने भाषण का हिस्सा बनाया। तभी जाहिर हो गया था कि बिल्कुल मोदी जी की तरह मुद्दे की बात न कर बाकी सारी बातें आज होंगी और वहां जिन जिन मुद्दों पर विपक्ष सत्ता पक्ष को घेर रहा है उन पक्षों को किनारे किया जाएगा। वही यहां लफाजी करते हुए नजर आए रक्षा मंत्री। हालांकि विपक्ष ने सरकार को बार बार मुद्दे पर टिके रहने पर मजबूर कर दिया। आज तो राहुल गांधी ने राजनाथ सिंह को बीच भाषण में ही टोक दिया। दरअसल राजनाथ सिंह ये कह रहे थे कि उन्होंने पाकिस्तान ने हमारे डीजीएमओ को फोन किया और कहा कि महाराज अब रोक दीजिए, सर रोक दीजिए, बहुत हो गया, और हमने उनकी बात मान ली, लेकिन एक शर्त के साथ। तभी राहुल गांधी खड़े हो गए और उन्हें टोक दिया। राहुल गांधी तुरंत खड़े हुए और पूछा, तो आपने कार्रवाई क्यों रोकी? आइए जरा देख लीजिए। हालांकि राहुल गांधी जैसे खड़े होते हैं, कैमरा उनके पास से हटा दिया जाता है। जरा देखिए इस पूरे वाकये को। यह पेशकश इस कैबिनेट के साथ स्वीकार की गई थी। रुकिए बता दूंगा। आपको मौका मिलेगा। यह क्यों रुका, इसका पहले ही मैं पूरी तरह से वर्णन कर चुका हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष को बहुत सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि कृपया एक बार मेरा पूरा भाषण पूछ लें। आपको प्रश्न पूछने की पूरी आजादी है, आप पूछ सकते हैं, मैं उसका उत्तर दूंगा। तो कृपया नेता प्रतिपक्ष को, यहां साफ साफ कह रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष को मेरा पूरा भाषण आप सुन लीजिए, उसके बाद आपको पूरी बात पूछने की पूरी आजादी है। लेकिन आपको एक बार फिर दिखाना चाहता हूं, देखिए राहुल गांधी बैठे हुए, शुरुआत दिखाइए। यह पेशकश इस कैबिनेट के साथ स्वीकार की गई थी। रुकिए बता दूंगा। यह पेशकश इस राहुल गांधी ने यहां साफ बोला कि आपने आखिर कार्रवाई क्यों रोकी। दरअसल राहुल गांधी को उस फोन कॉल पर आपत्ति थी जो पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को युद्ध रोकने के लिए किया था। यह कॉल तब आया था जब पाकिस्तान ने भी कुछ भारतीय क्षेत्रों पर हमला किया था। असल मुद्दा यही है कि युद्ध विराम कैसे घोषित किया गया, सीज फायर कैसे घोषित किया गया, और इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की क्या भूमिका थी। बीजेपी के पास इसका कोई जवाब नहीं है और ट्रंप आज 26वीं बार भी यही ऐलान कर चुके हैं। दरअसल आज जब कंबोडिया और थाईलैंड के बीच युद्ध विराम की घोषणा हुई तो फिर भारत और पाकिस्तान का जिक्र कर बैठे डोनाल्ड ट्रंप 26वीं बार। सीज फायर क्यों हुआ, पहलगाम के आतंकी पकड़े क्यों नहीं गए, अमित शाह की जगह मनोज सिन्हा ने जिम्मेदारी क्यों ली, आतंकी पहलगाम तक आए कैसे, दुनिया भर में डेलीगेशन भेजने की क्या जरूरत थी, चीन की इसमें क्या भूमिका रही, भारत सरकार चीन पर बात क्यों नहीं करती है। ऐसे कई सवालों पर आज विपक्ष ने सरकार को घेरा और खासकर जब इनके बाद राजनाथ सिंह के बाद उपनेता प्रतिपक्ष गौरव गोगोई कांग्रेस पार्टी की तरफ से खड़े हुए बोलने के लिए, तो उन्होंने इन तमाम सवालों को लेकर सदन में सत्ता पक्ष को घेरा है। आइए जरा सुन लीजिए। पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ था, विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ था, और अचानक 10 मई के दिन पे हमारे राष्ट्रदूत कहते हैं कि हम पाकिस्तान पर हमला करेंगे, और शाम के 10 मई को सूचना आती है कि पाकिस्तान के साथ अब युद्ध पर हम परिणाम दे रहे हैं, सीज फायर हो गया। क्यों हुआ? हम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से जानना चाहते थे, अगर पाकिस्तान वाकई में अपने घुटने टिकने के लिए तैयार था तो आपने क्यों रुका, आप क्यों रुके, और किसके सामने आप झुके, किसके सामने आपने सरेंडर किया, किसके सामने आपने सरेंडर किया? वो अमेरिका के राष्ट्रपति जो 26 बार आज कह चुके हैं कि व्यापार को लेकर उन्होंने भारत और पाकिस्तान को सतर्क किया और दोनों को मजबूर किया कि वो इस जंग को छोड़े। 26 बार
आज राष्ट्रपति ट्रंप खुद कहते हैं कि 5-6 जेट गिरे हैं। एक एक जेट करोड़ करोड़ अरब अरब रुपयों का है, मिलियंस एंड मिलियंस का है। इसलिए हम जानना चाहते हैं, आज हमें स्पष्ट रूप से आदरणीय राजनाथ सिंह जी बताएं, देश पर विश्वास करें, देश में वो साहस है सच्चाई सुनने की। आज आप बताएं कितने लड़ाकू जहाज गिरे। हमारे में वो साहस है, क्योंकि ये सूचना ये सच्चाई सिर्फ देश के नागरिकों के लिए नहीं, ये सूचना ये सच्चाई हमें देश के जवानों को भी देना है। आज उनसे भी झूठ कहा जा रहा है, उनके बीच में भी भ्रम फैलाया जा रहा है। हम उनकी जो सच्चाई है आज हम सदन के अंदर लाना चाहते हैं। तो उनकी जो सच्चाई है हम सदन के अंदर लाना चाहते हैं और यह सूचना आप दीजिए, बताइए। तमाम सवाल यहां पूछे गए और बहुत ही शानदार भाषण विपक्ष की तरफ से जब खड़े हुए बोलने के लिए तो गौरव गोगोई ने दिया। यहां पर शानदार अपनी बातों को बहुत ही शानदार ढंग से रखते हुए गौरव गोगोई नजर आए। इनके बाद बहुत सारे और भी नेताओं ने अपनी अपनी बात रखी, लेकिन फिर कांग्रेस पार्टी की तरफ से दीपेंद्र हुड्डा खड़े हुए। दीपेंद्र हुड्डा ने भी अपनी बात रखी और साफ साफ उन्होंने कहा कि जिस वक्त आपको पहलगाम के शहीदों को श्रद्धांजलि देनी चाहिए थी, उस समय आप बिहार चले गए भाषण देने। जरा सुन लीजिए दीपेंद्र हुड्डा को। पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए 26 देश के नागरिकों को श्रद्धांजलि देने के साथ सर्वप्रथम मैं हिंदुस्तान की फौज को नमन करना चाहूंगा। देश की फौज के पराक्रम को कोटि कोटि नमन करना चाहूंगा। देश की फौज का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि ये फौज, ऐसी फौज, दुनिया की सबसे बेहतरीन फौज अगर कहीं की है तो भारतवर्ष की देश की फौज है, जिसने हमेशा तिरंगे को ऊपर रखने का कार्य किया। और देश की फौज का पराक्रम कोई चर्चा का विषय भी नहीं है। बार बार सत्ता पक्ष की तरफ से देश की फौज के पराक्रम को लेकर बात कही जा रही है, इसमें हम सब शामिल हैं। आप प्रस्ताव लाइए, देश की फौज के पराक्रम को नमन करने का प्रस्ताव लाइए, हम आपका साथ देंगे। नहीं तो हम प्रस्ताव ला रखते हैं, आप हमारा साथ दीजिए। यह चर्चा का विषय नहीं है। चर्चा का विषय यह है कि फौज ने तो अपना काम किया, लेकिन क्या सत्ता पक्ष में बैठे हुए नेताओं ने अपना काम किया कि नहीं किया, यह चर्चा का विषय है। चर्चा का विषय यह है कि सत्ता पक्ष की कार्यप्रणाली क्या रही ऑपरेशन सिंदूर के समय। और हमारा देश लोकतंत्र है, विपक्ष की जिम्मेदारी है, यदि सत्ता पक्ष अपनी जिम्मेदारी में कहीं कमी छोड़ता है तो विपक्ष की जिम्मेदारी है उस कमी को, उस खामी को देश के जनता के सामने रखे। यह हमारी जिम्मेदारी है इस प्रजातंत्र में। विपक्ष ने अपनी जिम्मेदारी उस समय निभाई जब पहलगाम पे आतंकी हमला हुआ और हमने कहा कि हम आपके साथ हैं। हमने कहा कि दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दो, पूरा देश आपके साथ है, विपक्ष आपके साथ है। लेकिन आपने क्या किया? आपने सर्वदलीय बैठक रखी, लेकिन सर्वदलीय बैठकों में प्रधानमंत्री जी नहीं शामिल हो पाए। उनकी व्यवस्था दिखाई गई। अगर उन दिनों में उनकी व्यवस्था थी तो दिन बदले जा सकते थे, और अगर दिन में व्यवस्था थी तो रात के 12 बजे भी अगर आप सर्वदलीय बैठक रहते तो हमारे नेता, देश के विपक्ष के नेता सब आने के लिए तैयार थे। दुनिया में एक शक्ति प्रदर्शित होती भारत के लोकतंत्र की कि सब एक हैं, लेकिन आपने वो मौका चूक गए आप। तो ये पूरी बातें यहां एक तरफ गौरव गोगोई, दूसरी तरफ दीपेंद्र हुड्डा और तमाम विपक्षी दलों के नेताओं ने जब अपनी अपनी बातें रखी तो ये बातें कही गई और शांतिपूर्ण ढंग से ये बात कहने दी गई आसंदी की तरफ से। लेकिन नाराज दिखे होम मिनिस्टर और यानी अमित शाह ने आसंदी को क्या कहा, जरा वो सुन लीजिए। अमित शाह ने लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर विराजमान जो हैं वहां पे सभापति महोदय, अध्यक्ष महोदय या उनके जो कार्यकारी, उन्होंने क्या उनके लिए क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए। विदेश मंत्री जी को संरक्षण देना चाहिए। उनके स्पीकर जब बोल रहे थे हम पूरे धैर्य से सुने। मैं बताऊंगा कितनी असत्य बातें बोली गई कल, परंतु
फिर भी असत्य को भी हम हलाहल समझकर पी गए। अब ये सत्य भी नहीं सुन पाते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे लगता है आपको प्रोटेक्शन देना चाहिए। बैठे बैठे टोका टोकी करना सबको आता है, ऐसा नहीं हमें नहीं आता, मगर इतने गंभीर विषय पर चर्चा जब हो रही है तो सरकार के प्रमुख विभाग के मंत्री को बोलते हुए बैठे बैठे टोकना ये विपक्ष को शोभा देता है क्या? मान्यवर, आपने बिल्कुल उनको आग्रह से कहना चाहिए, वरना हम भी हमारे मेंबर को बाद में समझा नहीं पाएंगे। तो सुन लिया, सीधे सीधे यहां धमका रहे हैं अमित शाह। और धमका किसको रहे हैं? वो सीधे कहें तो माफी के साथ कह रहा हूं, लोकसभा अध्यक्ष को धमका रहे हैं कि आप प्रोटेक्शन दीजिए, उन लोगों को समझाइए, वरना हम भी अपने मेंबर्स को यानी अपने सांसदों को सत्ता पक्ष भी नहीं समझा पाएगा। यानी टोका टाकी की हद जो है वो हो जाएगी। जब टोका टाकी की हद होती है तो आप जानते हैं कि मार्शल को बुलाना पड़ता है। क्या इस तरफ जाने की बात कर रहे हैं? यहां पर सत्ता पक्ष के एक प्रमुख दूसरे नंबर के, हालांकि गृह मंत्री तीसरे नंबर पे आते हैं, दूसरे नंबर पर देश का रक्षा मंत्री आता है, लेकिन ऐसे तो दूसरा नंबर ही है मोदी और शाह, शाह और मोदी, यही बात कही जाती है। दो गुजराती ये भी कहा जाता है। तो गुजरात से बिलोंग करने वाले और देश के रक्षा मंत्री की बाद देश के गृह मंत्री, जिनकी जिम्मेदारी बनती है कि पहलगाम में जो हुआ था उसकी पूरी जिम्मेदारी लें और इस्तीफा दें, लेकिन यहां तो वो सीधे सीधे आसंदी को यानी लोकसभा अध्यक्ष को ही धमका रहे हैं। चलिए खैर, ऐसा क्यों हो रहा है यह समझेंगे और न्यूज पॉइंट में आज चर्चा करेंगे कि किस तरह संसद से सुप्रीम कोर्ट तक घिर गई है बीजेपी और लाचार दिखी मोदी सरकार। यह लाचारी दिखाई दे रही है जो तस्वीर आपने देखी है। इसको बाद में फिर दिखाएंगे उन साथियों को जो बाद में जुड़ेंगे हमारे साथ। जरा स्क्रीन पर ले आइए हमारे तमाम साथियों को। देखिए, इस वक्त 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं, शकील जी सीधे वहीं से आ रहे हैं जहां यह धमकी चमकी की बात चल रही थी, यानी संसद से। और फिर इधर 2 साथी हमारे, एक साथी उधर मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं जहां रोज धमकाया जाता है, प्रकाश हिंदुस्तानी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इधर प्रयागराज जहां पे कुछ भी हो जाए तो बताया नहीं जाता है, वहां से जुड़े हुए हैं सुनील शुक्ला जी। आप सभी का स्वागत है, इस्तकबाल है, स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। शकील जी, पहले आपके पास ही आना चाहता हूं। ये धमकी उमकी की बात होने लगी भाई। शकील जी अंदर देखिए, अगर नहीं सुने तो दोबारा सुना देता हूं। चलिए पहले सुना देता हूं दोबारा, क्या कह रहे हैं गृह मंत्री जी, और इसके बाद क्या उम्मीद हम करें कि ये जो बात है, जो एक बहुत गंभीर मामला है, देश की रक्षा का मामला है, वो उस पर आसानी से बात होगी, क्योंकि अभी तक तो बहुत शानदार ढंग से बात चल रही थी। आप जब आए तो आपने कहा कि बहुत कूल है वहां का वेदर अंदर का, लेकिन यहां तो गर्मा गर्म दिखाई दे रहा है, गर्म होने जा रहा है ऐसा लग रहा है। जरा सुन लेते हैं एक बार फिर अमित शाह को सुनिए, फिर शकील जी आपके पास आता हूं, तमाम हमारे साथी अपने विचार रखेंगे। अमित शाह जी को सुनिए। विदेश मंत्री जी को संरक्षण देना चाहिए। उनके स्पीकर जब बोल रहे थे हम पूरे धैर्य से सुने। मैं बताऊंगा कितनी असत्य बातें बोली गई कल, परंतु फिर भी असत्य को भी हम हलाहल समझकर पी गए। अब ये सत्य भी नहीं सुन पाते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे लगता है आपको प्रोटेक्शन देना चाहिए। बैठे बैठे टोका टोकी करना सबको आता है, ऐसा नहीं हमें नहीं आता, मगर इतने गंभीर विषय पर चर्चा जब हो रही है तो सरकार के प्रमुख विभाग के मंत्री को बोलते हुए बैठे बैठे टोकना ये विपक्ष को शोभा देता है क्या? मान्यवर, आपने बिल्कुल उनको आग्रह से कहना चाहिए, वरना हम भी हमारे मेंबर को बाद में समझा नहीं पाएंगे। हम भी हमारे मेंबर को समझा नहीं पाएंगे। शकील जी राजीव जी, सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि अमित शाह जी ने ये बात पहली बार नहीं कही है। इससे पिछली बार भी अमित शाह यही बात कह चुके थे, और सिर्फ अमित शाह नहीं, प्रधानमंत्री मोदी भी स्पीकर से प्रोटेक्शन मांग चुके थे। उस समय इसकी बहुत चर्चा हुई थी कि प्रधानमंत्री, और इतनी ज़्यादा आपके पास बहुमत है, पिछले लोकसभा की बात है,
जब 240 से ज़्यादा थे, 300 से ऊपर थे, और वो इसी तरह जो है ओम बिरला से प्रोटेक्शन मांग रहे थे। तो ये एक तरीका है उनका विपक्ष को दबाव में लाने का और ये बताने का कि हम पीड़ित हैं, हमारी मदद करो, उनको रोको। ये पहली बार नहीं हुआ, पहले भी हुआ है। दूसरी बात, राहुल गांधी ने आज जो इंटरवीन किया वो नेता प्रतिपक्ष हमेशा करते रहे हैं, उसमें कोई नई बात नहीं थी, कोई खास बात नहीं थी। लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई में नेता प्रतिपक्ष और दूसरे सीनियर नेता भी हमेशा इंटरवीन करते रहे हैं और जो स्पीकर हैं वो उन्हें बोलने का मौका देते हैं। प्रधानमंत्री को भी इंटरवीन करना चाहिए। आज लोग उम्मीद कर रहे थे कि प्रधानमंत्री आएंगे और जब गौरव गोगोई इतना फायरी भाषण दे रहे थे तो इंटरवीन करेंगे गौरव गोगोई के भाषण में, लेकिन प्रधानमंत्री तो आए नहीं। इंटरवीन करना एक संसदीय तरीका है, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको लेके स्पीकर साहब कह रहे थे और जिसको लेके राजनाथ सिंह साहब कह रहे थे। दूसरी बात, आज का दिन निश्चित ही रूप से गौरव गोगोई का था। गौरव गोगोई आज जो है वो छा गए। राजनाथ सिंह के भाषण के बाद उन्होंने जिस तरह जवाब दिए और उनका जो एक शब्द था क्यों, उस क्यों का जवाब किसी के पास नहीं था। और आप देख रहे होंगे यहाँ से विपक्ष के सदस्य तो खुश हो ही रहे थे, कुछ बातों पे सत्ता पक्ष के सदस्य भी खुश दिख रहे थे कि किसी ने सवाल तो पूछे ऐसे। गौरव गोगोई ने कहा कि युद्ध का अगर मकसद नहीं था तो क्यों नहीं था, मकसद क्यों नहीं था बताइए हमें। और आप कहते हैं पीओके लेना नहीं चाहते थे हम, तो आज नहीं लोगे तो फिर कब लोगे। राजनाथ सिंह खुद व्यक्तिगत रूप से ये बात जाने कितनी बार कह चुके हैं कि हम पीओके लेंगे, कांग्रेस नहीं ले पाई थी। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने कहा था कि मोदी के तीसरे कार्यकाल में 6 महीने में पीओके भारत का हिस्सा होगा। आज 1 साल से ज्यादा हो गया। कांग्रेस की सरकार कमजोर है, सेना को खुला हाथ नहीं देती है, इसलिए पीओके नहीं लाए। गौरव गोगोई ने आज उस सवाल को इतनी जबरदस्त तरीके से पूछा है कि बीजेपी वाले जो है उस घाव को सहलाते रहेंगे। गृह मंत्री जी बैठे हुए थे, अमित शाह जी जो कह रहे थे प्रोटेक्शन चाहिए। क्या प्रोटेक्शन चाहिए? क्योंकि गौरव गोगोई ने कहा कि इसका जिम्मेदार कौन है, आप किसकी आड़ में छुप रहे हो। आप जिम्मेदार केंद्रीय गृह मंत्री हैं, आप टूर ऑपरेटर को दोषी बता रहे हो। बहुत पावरफुल भाषण था आज उनका, आपने भी सुनाया है। कल तो बहुत बड़े बड़े स्पीकर होंगे, कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी होंगी, राहुल भी बोल सकते हैं, सत्ता पक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री होंगे। कल लगता है कि लोकसभा में डिबेट खत्म कर दी जाएगी। आज रात को समय बढ़ा दिया गया है, रात को 12 बजे तक लोकसभा चलेगी, तो बड़ी संख्या में जो है स्पीकर जो हैं आज निपट जाएंगे। लेकिन कल बहुत महत्वपूर्ण होगा जी। प्रियंका गांधी का बोलना तो तय है, प्रधानमंत्री का बोलना तय है, राहुल भी बोल सकते हैं। तो ऐसे में जो है लोकसभा में सरकार के लिए जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसा कि हमने आपको बताया कि प्रधानमंत्री पिछली बार प्रोटेक्शन मांग चुके थे। प्रधानमंत्री कभी भी सदन में प्रोटेक्शन नहीं मांगते, प्रोटेक्शन हमेशा विपक्ष मांगता है। 70 साल की संसदीय परंपरा में हमेशा विपक्ष ने स्पीकर से या चेयरमैन से प्रोटेक्शन मांगा है। सरकार को प्रोटेक्शन की क्या जरूरत है, लेकिन आज इन्होंने मांगा। इससे पहले मोदी जी मांग चुके थे। भाषण जो है आज दीपेंद्र हुड्डा का भी बहुत अच्छा था। उन्होंने एक बड़ी खास बात कही, बाजार की बात हो रही है। जो कहते हैं ट्रंप साहब कि मैंने बाजार को देखते हुए, डील को देखते हुए, व्यापार को देखते हुए दोनों के बीच समझौता करा दिया। उसने कहा यह नहीं चल सकता। अभी ये 26 बार बोल रहे थे गोगोई साहब, उन्होंने 28 बार बोला दीपेंद्र हुड्डा ने, कि 28 बार बोल चुके हैं वो। हर एक की अपनी अपनी गिनती है, सही गिनती खुद ट्रंप साहब को भी नहीं मालूम कितनी बार बोल चुके हैं वो। उन्होंने कहा कि आप एक तरफ तो इस बात की श्रेय लेते हो कि हमने समझौता कराया, और दूसरी तरफ
आपसे यानी मोदी जी आपसे ये नहीं होता कि इनके बाजार बंद कर दो। उन्होंने मैकडोनाल्ड का नाम लिया स्पष्ट रूप से जी कि मैकडोनाल्ड को बंद कर दीजिए आप। बहुत बड़ी बात कही उन्होंने, बाजार टू बाजार, आपको ये बंद करना चाहिए। तो आज के भाषण सबके बड़े अच्छे रहे। कल्याण बनर्जी का, तृणमूल कांग्रेस का भी बहुत अच्छा रहा। और निश्चित ही रूप से ये कहा जा सकता है कि जवाब देने के मामले में बीजेपी को मुश्किल पड़ गई है। देखिए, ये बात पहले भी हमने कही है, बीजेपी के पास या सत्ता पक्ष के पास अच्छे स्पीकरों का बहुत अभाव है, बड़ा अभाव है। उनके पास ऐसे कोई स्पीकर नहीं है जो विपक्ष का जवाब दे सके। आज भी आपने देखा, जयशंकर जी बोल रहे हैं, विदेश मंत्री राजनाथ सिंह जी बोल रहे हैं, कोई भी अपनी बात को सदन में पेश नहीं कर पाया, स्थापित नहीं कर पाया कि क्यों जो है हमने ऑपरेशन सिंदूर रोका, क्यों हमने जो है अमेरिका की बात मानी। कांग्रेस बार बार यही कह रही है, विपक्ष पूरा यही कह रहा है, समाजवादी दल भी कह रहा है, टीएमसी भी कह रही है कि हमें सिर्फ एक बात बता दीजिए आप कि आपने जो है सीज फायर क्यों किया। आज जो गौरव गोगोई ने कहा, उनकी बातें सारी की सारी बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि हमारा नेता आया राहुल गांधी वहां से, विदेश से, वो सीधा पहलगाम गया। मोदी जी आप तो पहलगाम ही नहीं गए, मोदी जी थे नहीं। गौरव गोगोई को उम्मीद थी, कांग्रेस को उम्मीद थी, सबको उम्मीद थी कि ऐसे में तो इतना बड़ा सवाल है, इतना बड़ा मुद्दा है, पीएम को रहना चाहिए था, बैठना चाहिए था। और न केवल बैठना चाहिए था, जैसा हमने कहा इंटरवीन भी करना चाहिए था। अपने पक्ष के लोगों के बीच भी करा जाता है इंटरवीन। इंटरवीन ऐसा नहीं है कि विपक्ष के भाषण के बीच भी किया जाता है। अपने भाषण को, अपने साथी के भाषण को स्ट्रेंथन करने के लिए भी इंटरवीन किया जाता है। और ये काम प्रधानमंत्री का है, सदन के नेता का है। जी शकील जी, थोड़ा कुछ बाइट सुनाना मैं चाहता हूं यहां पे, और फिर तमाम हमारे साथी थोड़ा कम, क्योंकि आज इन लोगों की जो बातें हैं मैक्सिमम बात पहुंच पाए हमारे साथियों के, दर्शक साथियों के बीच, ये इंपॉर्टेंट है। जरा हम लोग अपनी बातों को थोड़ा सा, अपने विश्लेषण को थोड़ा आज कम करेंगे, और बहुत कुछ अभी आ भी रहा है जो मैं चाहता हूं कि इस कार्यक्रम के दौरान इन लोगों की बाइट्स हम पहुंचाएं बीच बीच में। अभी एक बार फिर सुनाना चाहता हूं गौरव गोगोई को। गौरव गोगोई, जिनकी तारीफ आप कर रहे हैं, आज रियली कहा जाए तो शुरुआत में ही बिल्कुल ताबड़तोड़ उन्होंने बैटिंग, जैसे क्रिकेट के अंदाज में कहा जाए, जो आप लगातार कहते भी हैं, जब भी आप अपने वक्तव्य रखते हैं तो क्रिकेट का जिक्र आप जरूर करते हैं, तो आपके ही अंदाज में कह रहा हूं कि ताबड़तोड़ आज बैटिंग की और चारों खाने चित्त कर दिया सत्ता पक्ष को। दीपेंद्र हुड्डा बाद में आए, लेकिन उनसे पहले गौरव गोगोई, जो उपनेता प्रतिपक्ष हैं सदन में, संसद में, लोकसभा में। सुनिए जरा उनकी दूसरी बाइट क्या कह रहे हैं। आज हम ये मांग करते हैं कि सरकार अब डरिए मत, सच्चाई से डरिए मत। उस दिन भी देश सरकार के साथ दहशतगर्दी के खिलाफ खड़ा था, विपक्षी दल सरकार के साथ खड़े हैं, और आज भी दहशतगर्दी के खिलाफ सच्चाई के पक्ष में देश और विपक्ष आज सरकार के साथ। आप हमें अपना दुश्मन ना समझे, हम सरकार के दुश्मन नहीं हैं, हम अपने देश के पक्ष में बोल रहे हैं, जवानों के पक्ष में बोल रहे हैं। पर आप हमें कृपया सच्चाई देने का हमें वो सम्मान दीजिए। सच्चाई सुनने का अधिकार हमारा है, और जितने बार आप झूठ और भ्रम फैलाएंगे, हम उतनी बार आपको पूछते जाएंगे कि आपने क्या किया। तो सुन रहे थे यहां पे साफ साफ यहां गौरव गोगोई अपनी बात रख रहे थे। और आगे बढ़ते थोड़ा, प्रशांत टंडन जी आपके पास आना चाहता हूं, कैसे देखा जाए इसको। सुप्रीम कोर्ट में सेकंड राउंड में आएंगे, सुप्रीम कोर्ट पे भी बात हम करेंगे, और बात वहां एसआईआर को लेकर भी बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, उस पर भी करेंगे हम। बिहार और उसमें भी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिस पर आज चर्चा हुई, कल सुबह 10:30 बजे फिर उस पर सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका करता है उन लोगों को टाइम स्लॉट दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले उनको बताना है, याचिकाकर्ताओं को बताना, जो 11 याचिकाएं लगी हैं उनको बताना है कि उनको कितना समय चाहिए। एडीआर ने कह दिया था उसी समय कि हमको आधा घंटे का समय चाहिए, हाफ एन आवर चाहिए एडीआर को, यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, जो एक याचिकाकर्ता है और बहुत प्रमुख रूप से वो इन चुनाव सुधार पे अपनी बात रखता आया है। तो एडीआर को भी चाहिए समय, कांग्रेस पार्टी को भी, समाजवादी पार्टी को भी, तृणमूल को
भी, ऐसे तमाम आरजेडी को भी सब कुछ समय चाहिए, और कितना समय चाहिए सब कुछ कल सुबह 10:30 बजे बताया जाएगा। उसके बाद जज साहब, जो दोनों जज साहब हैं, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची, वो दोनों बताएंगे कि कब हम इस पर सुनवाई करेंगे। लेकिन उससे पहले बहुत ज्यादा इंसिस्ट किया गया है, लेकिन आदेश नहीं दिया गया है कि इसमें एक वोटर आईडी कार्ड और एक आधार कार्ड, इन दोनों कार्ड को शामिल किया जाए, और उस पर भी हम चर्चा करेंगे सेकंड राउंड में। फर्स्ट राउंड जो चल रही है बात, जैसे शकील जी बता रहे थे, 12 बजे रात तक इस पर चर्चा होगी और कल भी होगी। आज ही लिस्ट किया हुआ था, प्रियंका गांधी को भी आज भाषण देना था सदन के अंदर, लेकिन प्रियंका गांधी, जैसा शकील जी बता रहे हैं, कि आज नहीं बोलेंगी। हो सकता है कि कल राहुल गांधी भी बोलें, और कल शाम तक, अगर दोपहर में गृह मंत्री बोल दिए तो शाम तक इंतजार कीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और गृह मंत्री अगर नहीं बोले तो शाम को नरेंद्र मोदी की जगह गृह मंत्री को सुनिए। ये भी अभी तक फाइनल नहीं है, तो अभी ये फाइनल नहीं है कि नरेंद्र मोदी बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। शकील जी सही कह रहा हूं? बिल्कुल सही कह रहे हैं, मगर एक बात सिर्फ इतनी सी और बताना है कि अगर प्रधानमंत्री नहीं बोले आप, तो विपक्ष के सारे आरोप जनता में सही हो जाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्रशांत जी, अब आपके पास आना चाहता हूं, आपका टेक इस पे। जी देखिए राजीव जी, आज संसद में जो हम लोग देख रहे हैं और जो चल रही कार्रवाई, ये ऐतिहासिक है। और ऐतिहासिक किस दृष्टि से है कि सोचिए कि जो पॉलिटिकल पार्टी राष्ट्रवाद का नारा लेकर आई, जो पॉलिटिकल पार्टी बात में लोगों को पाकिस्तान भेजती है, जो पॉलिटिकल पार्टी आतंकवाद और पाकिस्तान को चुनावी मुद्दा बनाती है, और पाकिस्तान से झड़प के मामले में वो संसद में घिरी हुई है, और उनकी बात कन्विंसिंग नहीं लग रही, भरोसे लायक नहीं लग रही है, वो बात को जोरदार ढंग से कह नहीं पा रहे हैं, और जो विपक्ष है उसकी बात जो है वो साफ साफ आ रही, सुनाई दे रही है। तो ये बड़ा ऐतिहासिक दिन है आज, और भविष्य के इतिहासकार इसको दर्ज करेंगे। दूसरी बात कि कई दिन तक संसद चलने नहीं दी गई, सत्ता पक्ष की तरफ से नहीं चलने दी गई, क्योंकि विपक्ष डिमांड कर रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर पर डिबेट कराओ। मैं तो ये मान रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर पर डिबेट हुई तो विपक्ष को बोलने का मौका ही नहीं मिलेगा, शोर शराबा होता रहेगा, डिस्टर्बेंस होगा, हाउस एडजर्न होंगे, अफरा तफरी होगी। लेकिन मैं देख रहा हूं कि विपक्ष ने वो सब बातें कह दी, सीज फायर की बात भी कह दी, जहाज गिरने की बात भी कह दी, गौरव गोगोई ने ये बात भी कह दी कि इंडिया पाकिस्तान का हाइफिनेशन हो गया, एक साथ नाम लिया जा रहा है। चाइना की बात आ गई, ये बात भी आ गई कि सेना के जनरल्स क्या कह रहे हैं, ये बात भी हो गई कि सीज फायर ट्रंप जो है 26 बार कह चुके हैं, किसने कराया, आपने क्यों किया। राहुल गांधी के इंटरवेंशन भी हो गया, और राहुल गांधी के इंटरवेंशन को इंटरटेन किया राजनाथ सिंह ने, उन्होंने जवाब दिया उसका। अमित शाह भले ही अलग ढंग से रिएक्ट कर रहे हैं। तो इस लिहाज से आज विपक्ष वो सब बातें कह पाया जो कि हम लोग चर्चा बहुत दिनों से कर रहे थे, जो मीडिया में बातें थी, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो रही थी, वो आज संसद के पटल में ऑन रिकॉर्ड वो बातें हो गई, और वो होने दी भी गई। ये भी अच्छी बात है। और एक बात कि कहीं देश में पुल का उद्घाटन हो, सड़क का उद्घाटन हो, शौचालय का उद्घाटन हो, प्रधानमंत्री मोदी वहां मौजूद होते हैं। हर घटना में उनका पोस्टर लगता है। लेकिन आज जब राष्ट्रीय मुद्दे पर, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर, पाकिस्तान के मुद्दे पर, आतंकवाद के मुद्दे पर, जिसमें 26 लोगों की जानें गई पहलगाम में, उस मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ झड़प हुई, सीज फायर हुआ, उनके आतंकवादी हमलों पे, अड्डों पे हमले हुए भारत की सेना की तरफ से, वो तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गायब हैं। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि देश के किसी कोने में, दिल्ली से 1000 किलोमीटर दूर भी अगर पुल का उद्घाटन होना है और देश में कोई महत्वपूर्ण मामले हैं, वो सब छोड़ के प्रधानमंत्री पुल का उद्घाटन करने जाते हैं। लेकिन आज यहाँ पे मौजूद नहीं थे।
दिल्ली में रहे, दिल्ली वापस आ चुके हैं विदेश से, दिल्ली में है, तो उनके दफ्तर से और घर से संसद का रास्ता 5 मिनट का, और क्या पता संसद भवन में ही हो, क्योंकि संसद का सत्र जब चलता है तो प्रधानमंत्री निवास भी संसद परिसर में शिफ्ट हो जाता है, प्रधानमंत्री कार्यालय में। तो ये बड़ी आश्चर्य की बात है, जो मुझे थोड़ा अटपटी लग रही है कि ये क्या हुआ है। कभी कभी राजनीति में सामने दिखता कुछ है और होता कुछ है। क्या हुआ है, क्या ऐसा हुआ है, कोई किसी फोर्स ने काम किया है, इसकी विवेचना होनी चाहिए कि इतना खामोशी से कैसे चल रहा है और विपक्ष को इतना बोलने दिया गया। कुछ पर्दे के पीछे भी हुआ है जो सामने नजर नहीं आ रहा। प्रधानमंत्री जो है वो सदन में नहीं है, ये भी नोट करने लायक बात है, क्योंकि जो सरकार, जो सत्ता पक्ष कितने दिन से विपक्ष को मौका नहीं दे रही थी और अब सब कुछ कहने का मौका दे रही है। क्या हुआ है? बार में तो माइक बंद होते हैं, आज माइक नहीं बंद हुआ। आज गौरव गोगोई ने कहा कैमरा मेरे ऊपर लाइए, कैमरा आ भी गया। क्या ये धनखड़ जी का इफेक्ट है कि क्या है? इसको भी सोचना चाहिए कि ये हुआ क्या है, ये भी सामने आ जाएगा। धनखड़ जी की बातें सामने आ गई, ये भी सामने आ जाएगा। और एक आखिरी बात कि जो अमित शाह बोल रहे हैं खड़े होकर कि हम रोक नहीं पाएंगे अपने लोगों को, ये उनकी हताशा दिखा रही है। और ये उसी तरह इशारा है जो बात मैं कह रहा हूं कि कौन सी राजनीति हुई है, क्या हुआ है कि सब कुछ जो है सारा प्लेटफॉर्म देने दिया गया विपक्ष को। और ये भी हम लोग चर्चा करेंगे आगे आने वाले कई दिनों में। लेकिन आज संसद के हिसाब से बहुत ऐतिहासिक दिन था कि वो सब कुछ रिकॉर्ड पे आ गया जो आना चाहिए था। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आज सब कुछ बहुत शांतिपूर्ण ढंग से, गौरव गोगोई ने भी जो बात रखी, जो बात कहना चाहते थे वो बात आई। दीपेंद्र हुड्डा ने तो यहां तक कह दिया कि आप अगर इतना ही है तो मैकडॉनल्ड को बंद करा के दिखा दीजिए। जरा दीपेंद्र हुड्डा जिनके बारे में अभी आप लोग बता भी रहे थे और शकील जी ने कहा था, जरा दीपेंद्र हुड्डा की बात और उनकी ये बाइट सुनाना बहुत जरूरी है। सीधे अगर आप अमेरिका परस्त नहीं हैं तो आपको यह भी दिखाना होगा। लेकिन एक बात और भी आई जब राजनाथ सिंह ने कहा कि मैं खुद गया था चाइना में, जब वहां पर ब्रिक्स के रक्षा मंत्रियों की बैठक थी और मैंने पहलगाम का मुद्दा जब नहीं आया तो मैंने वहां पर सिग्नेचर नहीं किया। इस पर भी टोका है दीपेंद्र हुड्डा ने और साफ साफ कहा कि जो आप कह रहे हैं, पीठ थपथपा रहे हैं कि हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी जब गए ब्राजील में ब्रिक्स की बैठक में तो वहां पर वो तमाम बातें आई जो नरेंद्र मोदी चाहते थे। आतंकवाद को लेकर वहां पर सब एक सुर थे। तो यहां पर दीपेंद्र हुड्डा, गौरव गोगोई ने कहा कि लेकिन वहां पर पाकिस्तान का जिक्र नहीं था, वहां सिर्फ कश्मीर का जिक्र आया, पहलगाम का जिक्र आया। अगर पाकिस्तान का जिक्र आता, पाकिस्तान को लेकर अगर वहां विरोध होता, विरोध जताया जाता तो बात आपकी मानी जाती। तो यहां पूरा का पूरा जो आप कह रहे हैं प्रशांत जी, पूरी बात उसी हिसाब से जैसा विपक्ष रखना चाहता था वैसा विपक्ष रख पाया है। आगे आखिर क्या है ये हम समझेंगे, शकील जी वहां रहते हैं, उनसे बेहतर और कौन जानेगा। लेकिन सुनील शुक्ला जी के पास आऊं और आपसे पहले जरा मैकडॉनल्ड की कहानी सुन लेते हैं, दीपेंद्र हुड्डा की जुबानी सुनिए। और मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, आपको भी रास्ता चुनना होगा, या तो आंख दिखाओ या हाथ मिलाओ, या तो बातचीत करके अमेरिका से संबंध सुधारो और डोनाल्ड को चुप कराओ, डोनाल्ड का मुंह बंद कराओ। नहीं तो हिंदुस्तान में मैकडॉनल्ड को बंद कराओ। अमेरिका को अधिकार नहीं है, दोनों घोड़ों पर सवार होकर चलने का अधिकार नहीं है। दो घोड़ों पे चलने का, सवार होकर चलने का अधिकार नहीं है, यहां कह रहे हैं दीपेंद्र हुड्डा। और आपने सुन लिया, या तो रिश्ता सुधारो, रिश्ते को सुधारो, बताओ कि क्या रिश्ता, ये रिश्ता क्या कहलाता है, लेकिन या तो मैकडॉनल्ड बंद करो। सुनील शुक्ला जी। धन्यवाद राजीव जी। बहुत देर से मैं लोकसभा में चर्चा सुन रहा था जी, लेकिन मुझे आश्चर्य हो रहा था कि इसमें नेहरू जी का नाम अभी तक क्यों नहीं है। 65-71 आया है, 65-71 आया है।
हाँ वही 65-71 आया, 1965 1971 दोनों आया, नेहरू भी आए हैं और इंदिरा भी आई हैं। हाँ, तो वो लेकिन तेजस्वी सूर्या आते आते नेहरू का नाम ले लिए। बिना नेहरू का नाम लिए भारतीय जनता पार्टी की बात पूरी नहीं होती है। दरअसल इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। जो सवाल विपक्ष ने उठाया है, एक तो मैं तब संसद में मैं भी कई बार गया हूं, जहां जितनी मेरी समझ है कि जो प्रस्ताव मूव करता है बस पर चर्चा शुरू करना का अधिकार उसी का है। पहलगांव घटना के ऊपर, ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर, सीज फायर के ऊपर चर्चा हो, यह प्रस्ताव विपक्ष का है, ये प्रस्ताव सरकार का नहीं है। सरकार ने नहीं कहा है कि हम इस पर बात करना चाहते हैं या कोई स्टेटमेंट देना चाहते हैं। ये जरूर है कि सरकार को किसी भी विषय पर स्टेटमेंट देने का अधिकार हमेशा है, लेकिन परिचर्चा शुरू होने के पहले स्टेटमेंट की परंपरा हमने नहीं देखी। तो मेरा अपना ये मानना था कि चूंकि ये पूरा का पूरा प्रस्ताव विपक्ष का था, तो इस बहस की शुरुआत भी विपक्ष को करनी चाहिए थी। खैर, इसकी शुरुआत रक्षा मंत्री जी ने की, और रक्षा मंत्री जी ने अपने पूरे भाषण में कम से कम यह बात उन्होंने कही दिया कि हम सत्ता में हमेशा नहीं रहेंगे जी। यह बात उन्होंने स्वीकार कर लिया, और यह जो देश का मूड है इस पूरे मसले पर उनकी मुंह से बात साबित हो गई, निकल ही गई। जो सवाल उठाया विपक्ष ने कभी सेना के ऊपर सवाल नहीं उठाया। इस देश से किसी नागरिक ने सेना के पराक्रम पर कोई सवाल नहीं पैदा किए। सवाल पैदा हो रहे हैं सरकार के निर्णय के ऊपर। अगर रक्षा मंत्री जी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान घुटने के बल गिड़गिड़ाने लगा, तो ये गिड़गिड़ाने की खबर ट्रंप ने क्यों दी? ये खबर तो आपके पास होनी चाहिए। आपके बोलने के पहले ट्रंप सामने बता दिया कि हमने सीज फायर करा दिया, और वो गिड़गिड़ाने का उल्लेख भी नहीं करते। वो कहते हैं कि ट्रेड के दबाव में, ट्रेड की बात करके मैंने दोनों देशों को तैयार किया और दोनों युद्ध विराम के लिए तैयार हो गए। और उनके इस स्टेटमेंट के 10 मिनट के बाद सरकार भी कह देती है कि युद्ध विराम हो गया। ये जरूर कहती है कि डीजी मिलिट्री ऑपरेशन दोनों देशों के बाद किया, उसके बाद हम इस निर्णय पहुंचे। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है आपको ये बताना पड़ेगा कि इस देश के वायुसेना सेनाध्यक्ष ने कहा कि हम 3 मोर्चे पर लड़ रहे थे, और उसने चीन का नाम लिया। आपको यह बताना पड़ेगा कि आखिर चीन की जो ये भूमिका इस युद्ध में थी, जो सेनाध्यक्ष ने बात कही है, उसको कूटनीतिक रूप से आप क्या जवाब देंगे? आपने क्या जवाब दिया है? यह बात आपको कहनी पड़ेगी। सवाल विपक्ष उठा रहा है कि ट्रंप के हस्तक्षेप से युद्ध विराम हुआ। आपको ट्रंप का नाम लेना पड़ेगा। जयशंकर जी का इतना लंबा भाषण हुआ, तमाम भाषण उन्होंने किया, बातें की, उसी भाषण के क्रम में गृह मंत्री जी को हस्तक्षेप करना पड़ा। उसमें भी उन्होंने ट्रंप का नाम एक बार भी नहीं लिया। उनको ये कहना चाहिए कि ट्रंप एक जिम्मेदार राष्ट्रपति है, तो इस दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति है, और जो भारत के बारे में कर रहे हैं वो गलत है। आपको उनका नाम लेने में क्या दिक्कत हो रही है? आप क्यों उसको कहते हैं कि नहीं अमेरिका का कोई हस्तक्षेप नहीं था? अमेरिका के राष्ट्रपति कह रहा है कि हमने हस्तक्षेप किया, और आप कह रहे हैं कि अमेरिका को, आप कहिए ट्रंप साहब जो बात कर रहे हैं, क्योंकि यह बात अमेरिका की तरफ से कोई उनका प्रवक्ता नहीं कर रहा, तो उनका विदेश मंत्री नहीं कर रहा है, जेडी वेंस उपराष्ट्रपति नहीं कर रहा है, खुद राष्ट्रपति कर रहा है। और अभी कल उन्होंने कहा, जब उन्होंने थाईलैंड और कंबोडिया के झगड़े की बात के विवाद के संदर्भ में हस्तक्षेप किया, तब भी उन्होंने उसका नाम लिया कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध विराम हुआ उसमें अमेरिका की भूमिका थी। आपको यह बात बतानी चाहिए। और जो सबसे बड़ा सवाल है कि जिस कारण से ऑपरेशन सिंदूर हुआ, वह घटना पहलगाम की क्यों हुई, विपक्ष ये जानना चाहता है। गौरव गोगोई बार बार इस बात को पूछ रहे हैं, पूरी कांग्रेस इस बात को पूछ रही है, सदन के भीतर और सदन के बाहर, कि आखिर वो आतंकवादी पहलगाम पहुंच कैसे गए, इस घटना के बाद वो कहां चले गए, पहलगाम में सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं थी, 3 महीने के बाद भी हम उन आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने में, उनको पकड़ने में या उनको मार डालने में सफल क्यों नहीं हो पाए। जवाब तो आपको इसको देना है जी। आप गिनती गिना रहे, इतना लंबा हुआ, यहाँ इतनी घटनाएं हुई, बिल्कुल घटनाएं घटी हैं, लेकिन उन घटनाओं के लिए सरकार जवाबदेह है, सरकार ने कार्रवाई की है, उन कार्रवाई से सहमत हो या आप असहमत हो। ललन सिंह का भाषण में मुझे आश्चर्य होता है कि वह 26/11 की घटना में केंद्रीय गृह मंत्री के इस्तीफे को कुछ मानते ही नहीं है। मतलब वो इस्तीफा हो जाए
वह अर्थहीन है। और आप आज के गृह मंत्री से कोई बात ही नहीं कर सकते, नाम लेने में आपको समस्या हो जाती है, किसकी जिम्मेदारी आप लीजिए। तो आज का पूरा जो चर्चा अभी तक चल रही है, मेरा अपना मानना है कि विपक्ष सरकार के सामने जो सवाल उठा रहा था, उन सवालों को सदन के फ्लोर पर भी मजबूती के साथ उठाया और किसी बात का जवाब सरकार अभी तक नहीं दे पाई। बिल्कुल सुनील जी, जरा सीधे अब ले चलते हैं आप सबको हम उधर लोकसभा में परिणीति शिंदे इस वक्त अपना वक्तव्य रख रही हैं। परिणीति शिंदे काफी चर्चा में रही हैं और कांग्रेस पार्टी की शानदार सांसद हैं और ठीक शानदार एक वक्ता भी हैं। क्या कह रही है इस मसले पे, चलिए सीधे सुनते हैं। है कि इसका निर्माण उस समय की जनता को खेल और मनोरंजन में उलझाए रखने के लिए किया गया था ताकि जनता का मूल मुद्दों पर से ध्यान भटक जाए। कुछ ऐसा ही आज हमारे देश की सरकार करती प्रतीत हो रही है। पर अब खेल और मनोरंजन ही काफी नहीं है। किसी महत्वपूर्ण इलेक्शन के पहले आतंकी हमला और फिर सरकार की जवाबी कार्रवाई। आतंकी आए कहां से, कहां गए, ये सरकार को कुछ नहीं पता। पर हमें पड़ोसी देश पर आक्रमण करना है और उसके आधार पर वोट बटोरने हैं। पहलगाम के आतंकी हमले में मारे गए बेगुनाहों की अभी चिता भी ठंडी नहीं हुई थी कि देश के प्रधानमंत्री बिहार में चुनावी रैली संबोधित करने गए। कोई जिए कोई मरे, इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये 24/7 चुनावी मोड में रहते हैं। फिर साहब की मार्केटिंग की तरकस से आया नया तीर, ऑपरेशन सिंदूर। मुझे हमारी सेना की बहादुरी पर बिल्कुल संदेह नहीं है। मुझे हमारी सेना की बहादुरी और वीरता पर बिल्कुल संदेह नहीं है। पर इस सरकार की दुर्जनता की सीमा देखिए कि सेना के जवानों को लड़ने जरूर भेजती है, पर हमला होने के पहले दुश्मनों को आगाह भी कर देती है। हाँ, ये हमारे परराष्ट्र मंत्री का बयान था। क्या यही कारण है कि हमारे जेट्स दुश्मन के द्वारा गिराए गए? क्या ये हमारी सेना के जवानों के जानों के साथ खिलवाड़ नहीं थी? खैर, जो इंसान मानता हो कि इस सेना के जवान की तुलना में एक व्यापारी ज्यादा खतरा मोल लेता है, उससे हम अपेक्षा ही और क्या करें। ये मूर्खता है या फिर देशवासियों को मूर्ख बनाया जा रहा है? ऑपरेशन सिंदूर से देश को क्या हासिल हुआ? अमेरिका के दबाव में किया गया एक शर्मनाक सीज फायर। फॉरेन पॉलिसी ऐसी कि मित्र देशों ने आतंकवाद की निंदा तो की, पर पाकिस्तान की नहीं। स्पीकर मैडम, प्रधानमंत्री कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर का जश्न मनाने का पर्व है। किस बात का जश्न मनाए प्रधानमंत्री जी? हमले के पहले आपके विदेश मंत्री दुश्मन को हमले की पूर्व सूचना देते, उसका जश्न मनाए? इसी का असर यह था कि हमारे जेट्स गिराए गए, क्या इसका जश्न मनाए? या फाइटर जेट जो क्षतिग्रस्त हुए हैं उनके पायलट्स का क्या हुआ? इस देश को अभी तक उसकी जानकारी नहीं है, क्या उसका जश्न मनाए? सीज फायर का ऐलान इनके कथित मित्र ट्रंप करते हैं, इससे जो हमारी देश की तीनों सेनाओं का मानसिक खच्चीकरण हुआ, क्या उसका जश्न मनाए? और तो और पहलगाम के आतंकियों को कोई सुराग नहीं, क्या इसका जश्न मनाए? इंटरनेशनल कम्युनिटी में भारत की छवि इतनी कमजोर अब तक कभी नहीं हुई थी। हर चीज को इवेंट मत बनाइए मोदी जी। अपने मन की बात छोड़कर देशवासियों को की सवाल का जवाब देने की भी हिम्मत दिखाइए। याद आती है जब इंदिरा गांधी जी के सामने पाकिस्तान सरेंडर हुआ था और एक हार्ड लाइनर निक्सन जैसे को भी इंदिरा गांधी की बात सुननी पड़ी। और विदेशी नीति की तो हालत और भी शर्मनाक है। हमारे पड़ोसी नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका जो कभी भारत के सबसे करीब थे, आज हमारी पीठ पीछे चीन से हाथ मिला रहे हैं। एक समय था जब भारत के पास नेबरहुड फर्स्ट की नीति थी और आज हमारे पड़ोसी हमें लास्ट प्रायोरिटी मानते हैं। स्पीकर मैडम, विदेश जाकर इंडियन डायस्पोरा के साथ तस्वीर खिंचवाना ही विदेश नीति बन गई है। अब यह सरकार प्रश्न पत्र भी खुद बनाती है और उत्तर भी खुद तय करती है।
जनता से कोई संवाद नहीं, पार्लियामेंट में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं। ये सरकार केवल प्रचार की मशीन बनकर काम कर रही है। पहलगांव के शहीदों के परिवारों को जवाब कौन देगा? सरकार की कूटनीति की असफलताओं को जवाब कौन देगा? चीन की बढ़ती घुसपैठ और पड़ोसी देशों की बेरुखी का जवाब कौन देगा? अगर सरकार जवाब नहीं देती है तो सरकार को सत्ता में बने रखने का कोई अधिकार नहीं है। विपक्ष का हर सांसद लोगों के सवालों को उठाता रहेगा, और अगर सवालों से डरती है तो कुर्सी छोड़ो। ये कुर्सी, ये पद जवाबदेही का है, सिर्फ इवेंट सेलिब्रेशन का नहीं है। और अंत में मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि आवाज न सुनी हमारी, कुछ गम नहीं। आवाज न सुनी हमारी, कुछ गम नहीं। मजलूमों की चीखें तो सुन लीजिए। मन की बातें बहुत कर ली साहब, वक्त मिले तो देशवासियों की गुहार भी सुन लीजिए। महोदय, जय हिंद। श्री सुनील तटकरे जी। तो सुन रहे थे आप, वक्त मिले तो हमारी बात भी, देश की बात भी सुन लीजिए। यहाँ डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपके पास आना चाहता हूं जरा। और अभी परिणीति शिंदे की बात आप सुन रहे थे, कांग्रेस की सांसद हैं महाराष्ट्र से, और बहुत साफगोई से अपनी बात रखते हुए कांग्रेस की तरफ से ये तीसरी वक्ता अपनी बात रख रही थी। क्या कुछ कहेंगे आप? आपने दीपेंद्र हुड्डा को सुना, आपने गौरव गोगोई को सुना, आपने परिणीति शिंदे को सुना, और भी तमाम कई नेताओं के वक्तव्य सुन लिए। बीजेपी की तरफ से तो आप सुन ही रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज जो सुनील शुक्ला जी कह रहे थे कि चूंकि ये डिमांड जो है, इस चर्चा की डिमांड की गई थी विपक्ष की तरफ से, और विपक्ष यहां साफ साफ हावी दिखाई दे रहा है, सत्ता पक्ष हाफता हुआ दिखाई दे रहा है। धन्यवाद राजीव जी। आज की संसद की गतिविधि देखकर लगता है कि बीजेपी जो चाहती थी वो नहीं हो रहा। बीजेपी ये कहना चाहती थी कि ये सारे लोग सेना के खिलाफ हैं, ये लोग भारत की जीत के खिलाफ है। तो बार बार ये बात साफ कर दी गई कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी सांसद, कोई भी सदस्य भारत की सेना के खिलाफ नहीं है, देश के साथ है, सेना के साथ है, सरकार के साथ। इसके बावजूद सरकार ने अपना दायित्व नहीं निभाया। राजीव जी, जब रंजन गोगोई के भाषण में सुन रहा था तो मुझे लगा कि मैं हिंदी भाषी होते हुए भी उतनी अच्छी, उतनी साफ गोई से अपनी बातें नहीं कह सकता जितनी गौरव गोगोई ने कही जी। गौरव गोगोई जी, आपने रंजन आप अब क्या करें, नाम इतना फेमस है रंजन गोगोई साहब जी। हाँ, रंजन गोगोई ने जो बातें कही वो गौरव गोगोई गौरव गोगोई ने जो बातें कही, कांग्रेस के सांसद गोगोई जी ने जो बातें कही, इतनी साफ गोई से एक एक वाक्य उन्होंने साफ किया और कहा कि हम क्या चाहते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप और मैकडोनाल्ड को जोड़ के उन्होंने बात कह दी कि देखिए इन सबको विदा कर दीजिए जो बार बार इस बात की धमकी देते हैं कि हम आपका कारोबार बिगाड़ देंगे, हम आपका ये कर देंगे। तो उन्होंने बहुत साफ गोई से बात कही कि भाई आप किस बात की कर रहे हैं, भगा दीजिए नाइकी को, लेविस को, टॉमी हिलफिगर को, फोर्ड कार को, मैकडोनाल्ड को भगा दीजिए इन सबको, डिज्नी को, नेटफ्लिक्स को, हॉटस्टार। तो क्यों नहीं करती सरकार, इतनी डरी हुई क्यों? तो ये जो बात बार बार डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि बिजनेस बिजनेस बिजनेस, तो कोई एक तरफा बिजनेस नहीं है। अमेरिकी कंपनियां भारत से अरबों डॉलर हर साल ले जाती हैं। अमेरिकी इन्वेस्टमेंट कंपनियां अरबों डॉलर का निवेश का मुनाफा ले जाती हैं। तो चाहे स्टारबक्स हो या कोका कोला हो, पेप्सी को या केएफसी हो, उन्होंने जिस तरह से दुनिया में एकाधिकार कर रखा है, भारत में भी एकाधिकार कर रखा। तो मुझे गोगोई जी की बात बहुत साफ लगी, बहुत स्पष्ट लगी। दूसरी बात, जो अन्य वक्ताओं ने भी जो बातें कही बहुत खुल के और साफ साफ कही। परिणीति सुशील कुमार शिंदे जी की बेटी ने जो बात कही, वो युवा है, पहली बार की सांसद, और जो खुलकर उन्होंने अपनी बात कही और आम आदमी को समझ में आ जाए ऐसी बात कही। और आज हमने देखा कि रात को 12 बजे तक संसद चलने वाली, लोकसभा में चर्चा होगी। इस चर्चा की मांग बहुत दिनों से हो रही थी और प्रधानमंत्री जी नहीं है, ये बहुत अफसोस की बात है। प्रधानमंत्री जी को सदन में होना चाहिए। जब इतने बड़े राष्ट्रीय मुद्दे पर बात हो रही तो प्रधानमंत्री जी को सदन में रहना चाहिए। प्रधानमंत्री को जहां जहां होना चाहिए वहां वो नहीं होते, और जहां जहां उन्हें होने की जरूरत नहीं है वहां वो मौजूद होते हैं। तो ये इस देश के लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि सर्वदलीय बैठक होती है, प्रधानमंत्री जी नहीं होते। संसद में इतने बड़े
राष्ट्रीय मुद्दे पर चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री जी ऑपरेशन किसने कही थी और ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर किसके होर्डिंग पोस्टर लगे थे, किसके कटआउट लगे थे, वो व्यक्ति चर्चा में नहीं, तो उन्हें चर्चा में रहना चाहिए था। राजनाथ सिंह जी बड़ी गंभीरता से अपनी बात कह रहे हैं, प्रभावित करती उनकी बातें, और एक गंभीर व्यक्ति के रूप में उन्होंने अपनी बातें कही। एक बात तो ये कहना चाहूंगा कि हमारे देश का कोई भी सांसद, एक भी सांसद ऐसा नहीं है जो कमतर है, हर सांसद बढ़ चढ़कर है, इस बात में कोई दो मत नहीं, चाहे बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो। लेकिन आज कांग्रेस के सांसदों ने अपने भाषण से, अपनी वक्तत्व कला से, चाहे वो पहली बार के सांसद हो चाहे अनुभवी सांसद हो, जो बात कही है वो गौर करने लायक है। और अमित शाह जी जिस तरह की बातें हर बार स्पीकर से कहते हैं कि आप हमें बचाइए, संरक्षण दीजिए, तो अरे भाई पहली बार तो उन्होंने ये बात कही नहीं, हर बार कहते हैं कि हमारा स्पीकर या सभापति जी हमारी रक्षा नहीं करते। अरे भाई आप तो सत्ता में हो, सारी दादागिरी करने का हक तो आप ही को है, तो ऐसी बात क्यों करते हैं? एक तरह से वो दो चीजें चाहते हैं, एक तो वो सभापति को या क्या कहते हैं आसंदी को धमकाने की कोशिश करते हैं कि देखिए हम भी ये कर सकते हैं। अरे भाई आप क्यों करेंगे और करने की जरूरत क्या है? और नेता प्रतिपक्ष अगर किसी बात में हस्तक्षेप कर रहे हैं तो ये कोई नई बात है नहीं और हमेशा से होता आया है, और संसद तो होती ही बहस के लिए है। दुर्भाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री ऐसी महत्वपूर्ण चर्चा में नहीं है, उन्हें रहना चाहिए जी, बिल्कुल। उनका नहीं रहना बहुत सारी शंकाओं को जन्म देता है, उनके प्रति भावनाएं बदल जाती है लोगों की, और जो लोग कहते हैं विदेश में तो जाकर पत्रकारों से भी बात कर लेते हैं, लोगों से भी बात कर लेते हैं, लेकिन संसद से उनकी क्या नाराजगी भाई? संसद में इन्हीं सांसदों ने, बीजेपी के सांसदों ने, एनडीए के सांसदों ने आपको प्रधानमंत्री चुना है, तो उनके साथ आके बात कीजिए। नेता, और हर नेता ने आज कहा है हम देश के साथ हैं, हम सरकार के साथ, हम देश के या सेना के या सरकार के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम इस बारे में सच्चाई जानना चाहते हैं, सफाई जानना चाहते हैं कि सरकार क्या कह रही है और क्यों ये ट्रंप बार बार कह रहे हैं। एक बार तो बोल देते माननीय प्रधानमंत्री जी, एक बार बोल देते कि ट्रंप जो कह रहे हैं, अगर वो बोलचाल की भाषा में ना कहना चाहे कि बकवास करना नहीं कहना चाहते, तो ये कह देते कि ट्रंप जो कह रहे हैं वो सत्य नहीं है या सत्य पर आधारित नहीं। सभ्य भाषा में तो कह सकते हैं प्रधानमंत्री जी, हम लोग तो कह सकते हैं कि तो बकवास कर रहे हैं, क्योंकि हमें जनता ने नहीं चुना है। लेकिन प्रधानमंत्री शालीन भाषा में सख्ती के साथ विरोध तो कर सकते हैं, और ये बात बताती, इससे हमारा सिर, हम नागरिकों का सिर गर्व से ऊपर नहीं होता। इस चुप्पी से प्रधानमंत्री जी उन्हें कुछ बोलना चाहिए जी। लेकिन क्या राजनाथ सिंह जी ने जो आज बात कही है कि हम परमानेंटली सत्ता पे थोड़ी रहेंगे, क्या इस कारण नरेंद्र मोदी जी थोड़ा बाहर हैं? जरा राजनाथ सिंह के इस बयान को, इस वक्तव्य को, छोटा सा है लेकिन जरूरी है, सदन के अंदर रक्षा मंत्री कह रहा है, अगर देश का रक्षा मंत्री, कि सत्ता पर हमेशा काबिज नहीं रहेंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी तो कहते हैं अगला 50 साल हमारा है। जो संरक्षण मांग रहे हैं देश के गृह मंत्री, वो कहते हैं कि हम अगला 50 साल हमारा है, 50 साल तक कांग्रेस भूल जाए, विपक्ष भूल जाए। लेकिन रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि हम हमेशा के लिए थोड़ी आए हैं। सुन लीजिए, उनकी जुबानी आते हैं सीधे अमलेंदु उपाध्याय जी के पास, और उधर संसद में और उधर सुप्रीम कोर्ट में आज हांफती हुई क्यों दिखाई दी मोदी सरकार, उस पर चर्चा हम कर ही रहे हैं। सुनिए जरा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सदन के अंदर। यदि आज हम लोग सत्ता पक्ष में हैं तो ऐसा नहीं है कि हम हमेशा सत्ता पक्ष में ही रहेंगे, यह आवश्यक नहीं है, किसी के लिए आवश्यक नहीं। यदि आज हम लोग सत्ता पक्ष में हैं तो ऐसा नहीं है कि हम हमेशा सत्ता पक्ष में ही रहेंगे, यह आवश्यक नहीं है, किसी के लिए आवश्यक नहीं। तो सुन लिया आपने अमलेंदु जी, आज हम सत्ता पक्ष में है तो ऐसा नहीं है कि हम हमेशा सत्ता पक्ष में रहेंगे, किसी के लिए नहीं। ठीक है, अच्छी बात है, कम से कम एक आदमी है जो स्वीकार तो कर रहा है कि हाँ यही जीवन का और यही एक कहा जाए तो इसी अंदाज में हम जिंदगी भी आगे बढ़ाते हैं, इसी अंदाज में प्रोफेशनल लाइफ में भी रहते हैं, और इसी अंदाज में राजनेता भी आगे बढ़ते हैं। कभी वो ऊंचाई पे, शिखर पे होते हैं, कभी वो फर्श पे होते हैं। अमलेंदु जी। लेकिन राजीव जी, राजनाथ सिंह जो बात कह रहे हैं ये बायोलॉजिकल लोगों के लिए है, नॉन बायोलॉजिकल लोगों के लिए नहीं। नॉन बायोलॉजिकल समझते हैं कि अब आगे कुर्सी पे तो कुर्सी उनकी हो गई, वो कुर्सी पे रहेंगे, और चूंकि नॉन बायोलॉजिकल है तो इसलिए ना पैदा हुए ना मरेंगे।
तो नॉन बायोलॉजिकल हैं, अवतरित हुए थे, तो अवतार लेकर वो कब्जा करते रहेंगे, ये उनको समझ में आता है। लेकिन राजीव जी, आज राजनाथ सिंह ने जो कहा और सत्ता पक्ष की तरफ से जिस तरीके से बातें हुई, उससे एक बात जो मुझे समझ में आ रही है राजीव जी, वो ये है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकार ने जिस तरीके से सेना के हाथ बांधे, उसको लेकर सेना के अंदर कहीं ना कहीं अंदर तक गहरी नाराजगी है सरकार के इस कृत्य को लेकर। चूंकि मनोबल सेना का गिरा है, सरकार को तो वोट चाहिए, सरकार को तो कुर्सी पे चाहिए। शहीद होता है जाकर सेना का जवान, सीमा पर जाकर नुकसान होता है सेना का, संसाधन जाते हैं सेना के। और राजीव जी, हम लोगों ने वो रिपोर्ट भी बताई थी किस तरीके से, हालांकि वो अमेरिका के संबंध में रिपोर्ट थी, कि किस तरीके से कितने सैनिक जो हैं वो 2000 के बाद से जो है अपंग हो गए और कितना सब नुकसान हुआ। तो यानी जो एक नुकसान होता है वो कुल मिलाकर सेना को होता है किसी भी इस तरीके के ऑपरेशंस का। और जब सेना आगे बढ़ रही थी उस समय सेना को रोक दिया गया। और राजीव जी, आज विपक्ष ने जितने भी हमले किए हैं उनमें अधिकांश हमले सेना के अफसरों की तरफ से आए हुए जो वक्तव्य हैं उनको आधार बनाकर ही किए गए हैं। और एक तरह से कहा जाए सरकार को सांप सूंघ गया है, किसी को उनके जवाब देते नहीं बन रहा है। तो ये राजीव जी, मुझे लगता है कि सेना के अंदर एक कोई गहरा रोष जो है वो सरकार की इस नीति को लेकर, और जो कहा जाता है कि आग में घी डालने का काम वो डोनाल्ड ट्रंप पावर कर दे रहे हैं कि उन्होंने सीजफायर कराया। तो ये सेना को समझ में आ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना व्यापारिक लाभ के लिए जो है वो सेना के साथ किस तरीके से खिलवाड़ कर सकते हैं, शायद ये संदेश जा रहा है। तो इसलिए सरकार आज पूरी तरीके से बैकफुट पर नजर आ रही है। हम भी राजीव जी यही सोच रहे थे कि जब होगा तो हल्ला गुल्ला होगा, बताया जाएगा कि सेना ने बड़ा शौर्य का काम किया है और आप जो है वो सेना के खिलाफ बोल रहे हैं। लेकिन आज किसी के मुंह से निकल ही नहीं रहा है कि आप सेना के खिलाफ बोल रहे हैं, मतलब हलक सूझ जा रहा है। क्योंकि सेना के खिलाफ बोलना जैसे कहा जाएगा वैसी दूसरी तरफ से आया था कि सेना तो ये कह रही है, सेना के ही कैप्टन शिव कुमार है, सेना के ही CDS है, सेना के ही राहुल आर सिंह है। तो सेना के ही अफसर जब सारी बातें कह रहे हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खामोश क्यों है? तो ये राजीव जी सवाल है। अच्छा, इधर राजीव जी देखिए, जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर तक तो जो टीवी डिबेट्स होती थी उनमें भी जो रक्षा विशेषज्ञ बनकर सेना के अफसर जाते थे वो सरकार का बचाव करते हुए दिखाई पड़ते थे। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर रुकने के बाद मैंने कम से कम राजीव जी सेना की किसी रक्षा विशेषज्ञ को सरकार का उस तरीके से बचाव करते हुए नहीं देखा जिस तरीके से 10 मई से पहले कर रहे थे जो की सरकार के समर्थक समझे जाते हैं, वो सेना के पूर्व अफसर भी। तो एक कहीं ना कहीं राजीव जी अनरेस्ट जो है जिसे कहा जाता है वो शायद है, और सरकार भी अच्छी तरीके से समझ रही है कि जनता भी समझ चुकी है कि ये सारा किया कराया जो है वो नरेंद्र मोदी और उनके मित्रों का है। और चूंकि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि उन्होंने दोनों देशों से बात की, धमकाया कि हमने ये सीजफायर कराया, और नरेंद्र मोदी के मुख आइए जरा सुप्रिया सुले जरा संसद में बोल रही हैं, उनको भी सुनते हैं। थोड़ा सा एक छोटी सी बाइट लाइव, अभी डिबेट वहां संसद में ऑपरेशन सिंदूर पे सुप्रिया सुले क्या कह रही हैं, जरा उनको सुन लेते हैं। इधर प्रियंका गांधी संसद के बाहर, सदन के बाहर उन्होंने अपनी बात रखी है, और खासकर प्रियंका गांधी ने जयशंकर पे अपनी बात, यानी विदेश मंत्री पे अपनी बात रखी है, वो भी सुनेंगे, उनकी बाइट भी सुनेंगे। लेकिन सुप्रिया सुले सीधे लाइव चलते हैं संसद भवन लोकसभा में क्या कह रही हैं, सुनिए। तेजस्वी सूर्या इतिहास खुद पढ़ा नहीं होता तो ले लो। This is one thing. We may have political differences, like Sunil Tadkare ji said. He's absolutely right about this. That जब देश का सवाल आता है तो देश पहला, उसके बाद राज्य, उसके बाद पार्टी, उसके बाद फैमिली, पहले देश आता है। और जब कनिमोई जी यहाँ है, मैं यहाँ हूँ, जब हमें किरण रिजिजू का फोन आया था, किरण जी ने मुझे सिर्फ फोन पे कहा, सुप्रिया तुमको देश के लिए 10 दिन देने पड़ेंगे। देश के लिए मैं क्या कर सकती हूँ? देश के लिए 10 दिन क्या बोल रहे हो किरण जी आप? ये माननीय प्रधानमंत्री जी का बड़ापन था कि हम सारे ऑपोजिशंस को उन्होंने लीड करने के जो विश्वास दिखाया है, यही एक सशक्त लोकतंत्र है। ये जो तेजस्वी सूर्या की छोटी सोच है ना, वो छोटी सोच हम नहीं रखते। जो अच्छा है वो अच्छा ही है। और जब देश के बारे में आता है, आप नहीं थी शैलजा जी, लेकिन ऑल पार्टी मीटिंग में हम जब गए थे तो पहली कांग्रेस पार्टी बोली थी और उन्होंने कहा था कि ये वक्त तू मैं का नहीं है। कांग्रेस पार्टी और सारी ऑपोजिशन
नरेंद्र मोदी जी की सरकार के साथ पूरी ताकत से खड़ी रहेगी और हम आपके साथ हैं। आप जो निर्णय ले, युद्ध करे, कुछ भी करे, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। और ये तेजस्वी सूर्या क्यों पता नहीं है। तो मैं ये जो नए लोग आके पता नहीं क्या क्या हमको सुना के जाते और गलत इतिहास बनाते और रिकॉर्ड पे गलत लाते, इसके लिए मुझे दुख हुआ उनके भाषण सुन के। उनके लिए बहुत अंधभक्त होते काय असेल। Another thing he said, NIA के बारे में बोल रहे थे। किसने NIA शुरू किया? ये तूतू मैमे का वक्त नहीं है। इस देश के अभी सुरक्षितता की चर्चा, मैं नहीं कहूँगी हमने किया, अच्छा ठीक है हमने किया, आपने आगे लिया, अच्छी बात है, बट NIA में भी गलती निकाली। ये जो तेजस्वी जी ने, या मुझे विश्वास है कि ये बीजेपी की लाइन नहीं होगी, ये तेजस्वी सूर्या जी की होगी, क्योंकि कब से, जब से हम सबको उन्होंने बुलाया था, और ये जो अभी मंत्री जी मेरा मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर जी बोले, मैं उनकी तहे दिल से, हम सब की तरफ से आभारी हूँ कि हम सबको उन्होंने चुना और विश्वास के नाते हमें प्रदेश में भेजा। और मैं सिर्फ जयशंकर जी को 2-3 छोटे सवाल करना चाहती हूँ। उन्हें बहुत अच्छा उन्होंने भाषण सबको दिया, बट मुझे 2-3 सवाल उनको पूछने हैं, बड़ी विनम्रता से पूछना चाहती हूँ, क्योंकि देश के बारे में है। कि उन्होंने कहा दुनिया ने हमें सपोर्ट किया, तो आतंकवाद में तो सब करते हैं और करना ही चाहिए, बट उन्होंने एक, मैं बड़ी विनम्रता से उनको कहना चाहती हूँ कि जहाँ हम भी गए, कि दुनिया का आप रिकॉर्ड भी देखिए, किसी ने हमारी तारीफ नहीं की, हम लड़े इसलिए, लेकिन डी एस्केलेशन जब किया हमारी बहुत प्रशंसा सबने की। तो सारी दुनिया ने डी एस्केलेशन के बारे में भारत के लिए बहुत अच्छा भी बोला। तो जब बाकी के इनके जो सांसद है कहते हैं अभी घुस के मारेंगे और वो सब लैंग्वेज, वो सब ठीक है, कहने के लिए बहुत अच्छा भी लगता है, लेकिन इस दुनिया में जब लड़ाई होती है, आप भी एक महिला है, मैं जानती हूँ, संवेदनशील महिला है आप बताइए मुझे, जब हल्ला होता है तब क्या होता है? सिर्फ विधवा महिलाएं रहती है और बच्चे रहते हैं, क्या मिलता है किसी को? तो मेरे ख्याल से डायलॉग्स, टॉक्स, ये सारी बातें हम सब कह के आए कि टेररिज्म, ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। अनुराग जी है यहाँ, वो रोज बोलते थे, हम 10 दिन घूम रहे थे कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट टुगेदर, वी वर साथ में थे हम उसमें। मेरे ख्याल से किसी ने, और जब ऑल पार्टी मीटिंग में हम गए थे तब हमने कहा था कि अगर आप युद्ध करेंगे तो हम भारत के साथ रहेंगे, जो भी करेंगे आप। लेकिन जिस तरह से, और एक उन्होंने पूछा, एक बीजेपी के ने कि हमने अटैक किया और पहले वाली सरकार ने कुछ नहीं किया। मैं पूछना चाहती हूँ कि आपका ऑब्जेक्टिव था क्या? तेजस्वी सूर्या जी कह रहे थे कि ओ आप इतने साल कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, तो भूल गए इतिहास पर क्या क्या किया। लेकिन मैं बड़ी विनम्रता से उनको पूछना चाहती हूँ कि डी एस्केलेट तो 1-1.5 साल, 1-1.5 दिन में ही हो गया, तो व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द वॉर व्हेन ही सेड, क्योंकि ये बहुत सारे लोग मुंबई के अटैक के बारे में बोले और बोले कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। मैं बोलना चाहती हूँ, आपको पता नहीं दुख क्या होता है। पुलिस शहीद हुए 26/11 की मुंबई के अटैक में, और ओमले जी थे, बेचारे पुलिस थे, उन्होंने जब वो क्या उसका नाम था, कसाब को जब पकड़ा था, जिंदा पकड़ा था। तो जब कसाब को पकड़ा था, जिंदा पकड़ा था, तो पेट में गोली लगी थी, पेट में गोली लगी थी इसके, और कन्विक्टेड। और मैं एक बात बताऊं, आतंकवादी को जिंदा हमने पकड़ा था, तब हमारी, मैं नहीं कहती वो हमारा सरकार नहीं गई थी, इस देश की पुलिस थी वहां। मैं नहीं कहूंगी कि कांग्रेस ने की, कभी नहीं कहूंगी मैं कि एनसीपी कांग्रेस की सरकार थी, हमने पकड़ा, हम नहीं पकड़ने गए थे। वो जो पुलिस वाला था उमड़े, जिन्होंने जान दी, उन्होंने उसको पकड़ा है। मैं कभी इस मामले में क्रेडिट नहीं लूंगी, इतनी तो इंसानियत रखो। नवंबर 21 में उसको फांसी हुई थी, नवंबर 21 में, हिसाब देती हूँ आपका। पहले कन्विक्ट हुए 2010 में, उसके बाद मुंबई हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, मर्सी पिटीशन, एग्जीक्यूशन कैरिड आउट, और नवंबर 2021 में पूना में इसी को फांसी हुई थी, कसाब को। ये काम हमने किया है, हमने नहीं किया, सबने मिलके किया है, इन्होंने भी तब साथ दिया था, और जो सच है वो सच है। अब मैं बोलूँ सर कि पहलगाम, पूंछ, राजौरी, इससे भी मैं डिबेट पे भी आऊंगी। और मैं, किसी ने यहाँ नहीं बोला, लेकिन मैं जम्मू कश्मीर की सरकार और वहाँ के मुख्यमंत्री के बारे में जरूर बोलना चाहती कि उमर अब्दुल्ला जी ने इमीडिएटली असेंबली में, और सारे एमएलए किसी भी पार्टी को हुआ, उनकी मैं तहे दिल से आभारी हूँ कि सारों ने यूनानिमसली कंडेम किया कि अटैक नहीं होना चाहिए था। तो ये सब के ने वहाँ कभी पार्टी तू मैं नहीं गिरे।
मैं थोड़े सवाल पूछना चाहती हूँ इस सरकार को। आप सब जिस बारे में बहुत लोगों ने कहा है, लेकिन आपने हिसाब किताब किया इस वक्त का। मैं पूछना चाहती हूँ कि 11 सितंबर 16 में पुंछ का अटैक हुआ, 18 सितंबर 16 में उरी का अटैक हुआ, 14 फरवरी 19 में पुलवामा हुआ और 22 अप्रैल 25 में पहलगाम का अटैक हुआ। और अब जब हुआ तो पुंछ और राजौरी में भी 16 लोग शहीद हुए हैं और 60 लोगों को अस्पताल लेके गया है। तो जैसे पहलगाम में अटैक हुआ उसके बाद 16 लोगों की भी मौत, शहीद हुए इस देश के लिए। इसके बारे में भी हम सब ने सोचना चाहिए और रिकॉर्ड को उन्हें भी श्रद्धांजलि देनी चाहिए। ये सारा जो हो रहा है, मैं आज आरोप करने के लिए खड़ी नहीं, मैं सिर्फ जो वेदना उस 26 लोगों के, जैसे तेजस्वी सूर्या जी ने कहा उनके निर्वाचन क्षेत्र से कई लोग हैं, मेरे भी निर्वाचन क्षेत्र के, पूना जिस राज्य से मैं आती हूँ, वहाँ की 2 फैमिलीज की मैं आपको छोटी सी स्टोरी बताऊंगी। संतोष जगदाड़े और कौस्तुभ गनबोटे। संतोष जगदाड़े की बेटी आसावरी, उनकी बीवी प्रगति और संगीता गनबोटे, ये तीनों साथ में थे। वो लड़की आज मुझे, जब भी मैं उसको मिलती हूँ ना, तो एक ही सवाल मुझे पूछती, ताई, मराठी में बड़ी बहन को ताई कहते हैं। तो ये आसावरी मुझे सिर्फ एक सवाल करती रहती कि ताई ये सब ठीक हुआ, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, आप गए, अटैक हुआ, आप लोग परदेश जाके, सब ठीक हुआ, लेकिन मेरे बाबा को न्याय कब मिलेगा? मेरे बाबा का जिसने खून किया मेरे आंखों के सामने, उनको न्याय कब मिलेगा? 4 लोग, अभी पता नहीं वो 4 थे, 5 थे, 6 थे, पता भी नहीं है। पहले फोटो भी आई, उसके बाद एनआईए का न्यूज आया कि ये 4 वो है नहीं, कहीं और ही है। तो कौन है वो आतंकवाद 4? आए कैसे, गए कहाँ, किसी को पता नहीं है। 2 मिनट में मैं सिर्फ उनकी वेदना आपको बताना चाहती हूँ। तो उनका सिर्फ सवाल इतना है कि वो आए कब, गए कैसे। उनकी माँ का एक इंटरव्यू आपने देखना चाहिए मैडम, मैं टेबल करूंगी, सबने देखना चाहिए। उनकी जो बीवी है उसके साथ खड़ी थी, बोलती है 3 महीने हुए, 90 दिन, आज भी जब आंख बंद करती हूँ तो वही घिनौना चेहरा उनके सामने आता है, और खोलती हूँ तो लगता है फिर वो वही आएगा और खून करके जाएगा। क्या गलती थी उनकी? बताइए मुझे, क्या गलती थी? वो छुट्टी मनाने, और पता है वो बात उसके। तो सुन रहे थे आप, यहाँ एक भाषण अभी चल ही रहा है इनका। सुप्रिया सुले एनसीपी शरद पवार गुट की नेता हैं, शरद पवार की बेटी हैं, और एक सबसे बड़ी चीज की जो डेलीगेशन 7 अलग अलग टीमें विदेश गई थी, उसमें से एक डेलीगेशन का हिस्सा भी थी और अपनी बात रख रही हैं यहाँ पे, और तेजस्वी सूर्या की धुलाई कर रही हैं। सीधे शब्दों में कहूँ तो प्रशांत टंडन जी को तेजस्वी सूर्या बहुत पसंद है, इसलिए मैं प्रशांत टंडन जी के पास ही आना चाहता हूं। और तेजस्वी सूर्या को प्रशांत टंडन जी इसलिए भी पसंद करते हैं क्योंकि तेजस्वी सूर्या उनमें से हैं जो चलते जहाज का गेट खोल देते हैं। और हालांकि अब जैसे ही हमने खत्म किया, अब अनुराग ठाकुर आ गए हैं बोलने के लिए। चलिए अनुराग ठाकुर क्या बोलेंगे आप जानते हैं। तेजस्वी सूर्या और उनकी कितनी धुलाई यहां पर, और जिस भाषा में और जिस शालीनता के साथ यहां पर कर रही थी सुप्रिया सुले, आप सबने सुना, देखा। प्रशांत जी एक छोटा कमेंट, फिर आऊंगा शकील जी के पास। प्रशांत जी। 2 चीजें छोटी छोटी कहूंगा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की बात हम लोगों को कर जी 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 बिल्कुल। एक खबर मैंने पढ़ी थी कि जब ये डेलीगेशंस गए थे, तो जो अमेरिका डेलीगेशन गया था उसमें बीजेपी के युवा सांसद भी थे, और उन्होंने कोई तरकीब लगा के ट्रंप से मुलाकात कर ली उनके घर में जाके। और जब ट्रंप से मुलाकात हुई तो ट्रंप ने कुछ बहुत अप्रिय भाषा जो है वो बोल दी प्रधानमंत्री के बारे में। ऐसी मीडिया में खबरें आई थी, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, ये बात याद आई जब ये चर्चा चल रही थी। तो अब दर्शक हमारे जान सकते हैं कि कौन युवा होंगे सांसद। दूसरी बात जो अमित शाह ने आज बोली, मैं बहुत लाइटर वीन में भी बोल रहा हूँ राजीव जी, कि अमित शाह जब कह रहे थे कि मैं जो है रोक नहीं पाऊंगा, तो थोड़ा मुझे डर लगा, क्योंकि कुछ दिन पहले ही जेपी नड्डा ने कहा था कि जो मैं बोलूंगा वो रिकॉर्ड में जाएगा, और फिर आज अमित शाह संसद चलाते हुए दिखाई दे रहे लोकसभा, तो थोड़ा लगता है कि क्या कुछ ठीक ठाक ही रहे सब, क्योंकि जब जेपी नड्डा ने कहा था तो शाम तक धनखड़ जगह सिपा हो गया था। जी राज।
जी 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 जी, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। जल्दी से आना चाहता हूं शकील जी आपके पास। शकील जी, अभी आपने सुन लिया 3-4 लोगों के बयान, अभी सुने भी आप, और लगातार बातें हो रही हैं और आप तो टच में हैं ही। देखिए राजीव जी, ये विषय ऐसा है कि इसके ऊपर जो भी बोलेगा वो अच्छा बोलेगा विपक्ष से, लेकिन सत्ता पक्ष चूंकि गैर जरूरी तरीके से इसका बचाव करना चाह रहा है, तो उसके अच्छे स्पीकर भी इस विषय पे अच्छा नहीं बोल पाएंगे। आपने देखा अभी प्रणीति शिंदे क्या जी, प्रणीति शिंदे, उसके बाद अभी सुप्रिया सूले, उससे पहले तो ये देखे कल्याण बनर्जी का सवाल बड़ा अच्छा था। उन्होंने कहा कहते हो कि हमने मान गए उनकी बात। अरे 90 रन बना के कोई डिक्लेयर थोड़ी करता है, क्यों नहीं मारी सेंचुरी? 90 रन बनाकर डिक्लेयर क्यों कर दिया? गौरव गोगोई का तो आज का दिन ही था पूरा, दीपेंद्र हुडा, सब अच्छा बोले। क्यों? क्योंकि विषय एक ऐसा है ये कि इस पे बीजेपी के लोग या सत्ता पक्ष के लोग कुछ बोल नहीं सकते। दूसरी बात देखिए, ये स्थिति लगातार जो है बीजेपी की और सरकार की कमजोर होती जा रही है। पिछली लोकसभा में भी प्रधानमंत्री अमित शाह को समर्थन नहीं मिल रहा था। इससे पहले क्या होता था कि वो कुछ भी बोलते थे उनका लोग साथ देते थे, लेकिन अब जो है, पिछली लोकसभा का भी हमने बताया था, इस बार भी आप देखिए, कल प्रधानमंत्री बोलेंगे तो देखते हैं क्या होता है, कितना उनको समर्थन मिलता है अपने लोगों का। सवाल सबसे बड़ा यह है कि राहुल जिस तरह से अपना कद बढ़ा रहे हैं, राहुल जिस तरह से अपनी बात रख रहे हैं, उसके बाद बीजेपी के लोगों के लिए समस्या बढ़ गई है। कहने को तो मोदी कहते हैं एक अकेला, लेकिन आज सच ये है कि वो एक अकेला राहुल बन के दिखा रहे हैं। अभी कहा था 2 दिन पहले, 3 दिन पहले उन्होंने तालकटोरा स्टेडियम में, कुछ नहीं है, सिर्फ शोबाजी है। लोग सोच रहे थे बहुत कड़ा जवाब मिलेगा, कोई जवाब नहीं मिला, कोई जवाब नहीं दे पाए। मतलब उनके लोगों को लग रहा था कि हाँ बात तो सही है कि केवल शोबाजी है, कुछ नहीं है। अगर प्रधानमंत्री के पास कुछ बोलने को होता तो आज यहां होते संसद में, लोकसभा में, लेकिन नहीं थे वो। और जो नंबर 2 है अमित शाह जी, वो प्रोटेक्शन मांग रहे हैं। प्रोटेक्शन कभी भी सत्ता पक्ष को मांगते सुना ही नहीं गया। वो प्रोटेक्शन मांग रहे हैं, वो प्रोटेक्शन तो विपक्ष मांगता है, लेकिन राहुल तो प्रोटेक्शन मांग नहीं रहे। राहुल तो अपनी बात कह रहे हैं और इतने दम के साथ कह रहे हैं कि उसका किसी के पास कोई जवाब नहीं है। तो आज का ये दिन जो है पूरी तरह विपक्ष के नाम पे रहा। सत्ता पक्ष किसी बात का जवाब नहीं दे पाया। कल देखते हैं क्या होता है। कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोकसभा में इसका जवाब आएगा और राज्यसभा में बहस शुरू होगी। राज्यसभा की बहस भी बहुत इंटरेस्टिंग होगी, और लोकसभा में कल हो सकता है 3 या 4 बड़े स्पीकर बोले। कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी तो बोलेंगी, राहुल भी बोल सकते हैं। इसी तरह सत्ता पक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री के बोलने की संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ऐसा होता नहीं है, वो होगा भी नहीं शायद, कि प्रधानमंत्री बोले नहीं। अगर प्रधानमंत्री नहीं बोलेंगे तो मान लिया जाएगा कि वो अपनी गलती मान चुके हैं। वो जिस तरह अमेरिका को जवाब नहीं दे पा रहे हैं, उसी तरह राहुल को भी जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो हमें लगता है प्रधानमंत्री बोलेंगे, अमित शाह भी बोल सकते हैं। कल का दिन भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, और आज का दिन जो है उसमें निश्चित ही रूप से जो है विपक्ष ने लीड ले ली है। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, विपक्ष ने कैसे लीड ले ली है ये यहाँ पर, और लेकिन सवाल जो है वो अभी और भी हैं। और कल कहा जा रहा है, जैसे आप बता भी रहे हैं, कल राहुल गांधी भी बोलेंगे, प्रियंका गांधी भी बोलेंगी। और राहुल प्रियंका का भाषण, उधर से अगर गृह मंत्री और भूले भटके अगर सदन के अंदर आ गए नरेंद्र मोदी जी, तो उनका भाषण तो होगा ही लच्छेदार। इंतजार कीजिए। बिल्कुल, जरा फिर से आना चाहता हूं सुनील शुक्ला जी आपके पास, और आप भी फॉलो कर रहे होंगे सुप्रीम कोर्ट में SIR को। इधर जो चल रहा है इस पे तो हम बात करेंगे ही, और कल भी बात होगी। SIR पे थोड़ा समय कम है, लेकिन थोड़ा एक छोटा वक्तव्य आप लोगों का भी। सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहा है कि आप आधार कार्ड को और वोटर ID कार्ड को इसमें जोड़िए। आज दलील देते देते इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वकील जो हैं राकेश द्विवेदी साहब कह रहे हैं कि ये फर्जी होते हैं।
इसीलिए आधार कार्ड बहुत सारे फर्जी बनाए जा चुके हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो फर्जी बनाए जाते हैं और उसको उस आधार पे चेक भी किया जाता है, दुरुस्त भी किया जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप आधार कार्ड को छोड़ दें। कैसे देखते हैं इस दलील को आप, सुनील शुक्ला जी? सर्वोच्च न्यायालय ने एक सेंटेंस में अपनी पूरी बात कह दी और निर्वाचन आयोग के पूरे अभियान की हवा निकाल दी। ज्ञानेश कुमार जी को आईना दिखा दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि बड़ी संख्या में लोगों को मतदाता सूची में शामिल करने का अभियान चलना चाहिए, मतदाता सूची से बाहर करने का अभियान नहीं चलना चाहिए। और यह पूरा का पूरा जो अभियान है निर्वाचन आयोग का, उन लोगों को मतदाता सूची से बाहर करने का। तो एक बहुत साफ साफ तरीके से आईना दिखा दिया कि आप जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। आपके अभियान का उद्देश्य लोगों को मतदाता सूची में लाने का होना चाहिए। दूसरी चीज कि तीनों जो आप इस देश में क्या, इस देश में अदालत फर्जी, दूतावास फर्जी, प्रशासनिक अधिकारी फर्जी, अदालतें फर्जी, सब तो मिल गया आपके पास। ये करेंसी, भारतीय करेंसी नोट फर्जी, तो क्या आप करेंसी नोट लेके जाएंगे तो लोग स्वीकार नहीं करेंगे कि साहब तो फर्जी चलता, आप कहां लेके चले आए? ये कौन सा तर्क है? तो निर्वाचन आयोग का जो अभियान है उस अभियान को स्वीकार नहीं किया जा सकता। और जो बार बार ये बात कही जाती है कि निर्वाचन सर्वोच्च न्यायालय ने एसआईआर को रोकने से इनकार कर दिया। अरे किसने मांगा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई नहीं मांग कर रहा है एसआईआर को रोकने के लिए, किसी पिटीशन नहीं कहा। जिसको देखिए वो ये जो लोग निर्वाचन आयोग के साथ खड़े दिखाई पड़ते हैं कि निर्वाचन एसआईआर को रोकने से निर्वाचन उच्चतम न्यायालय ने इनकार कर दिया। किसने कहा? किस अधिवक्ता ने कहा कि साहब एसआईआर को रोक देना चाहिए? सबको पता है कि एसआईआर निर्वाचन आयोग का अधिकार है, लेकिन एसआईआर के माध्यम से जो आप करना चाहते हैं उसके खिलाफ है। जिन अभिलेखों को आप स्वीकार करने के लिए नहीं तैयार है, जो अभिलेख सर्वाधिक मतदाताओं के पास उपलब्ध है, उसको आप मानने के लिए तैयार नहीं है। विरोध उस बात का आप बिल्कुल जांच कीजिए। और यह भी निर्वाचन आयोग ने कह दिया, जिसकी बात कही थी ज्ञानेश कुमार ने भी, कि आपको नागरिकता जांचने का अधिकार नहीं है, जिसको अपने एफिडेविट में निर्वाचन आयोग ने कहा, यह भी साफ कर दिया। तो एक वाक्य में पूरी बात निर्वाचन आयोग को सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया। अब कोई बात ऐसा नहीं रह गया कि जो अस्पष्ट हो। निर्वाचन आयोग को इस पे बिल्कुल सर्वोच्च न्यायालय के संदेश को स्वीकार करना चाहिए। और एक अंतिम और दूसरी बात आप वो भी देख लीजिए कि आज सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा वाले केस में क्या कहा। एक सेंटेंस उसके लिए भारी है कि यह पिटीशन ही नहीं दाखिल होनी चाहिए थी। इससे बड़ी बात क्या कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय? कपिल सिब्बल साहब से कहा कि यह अवांछित पिटीशन है और जो बातें आप कर रहे हैं आपको उस समय करना चाहिए था जिस समय वो की गई थी। जैसे अगर वो जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की गई तब कुछ समय अपनी बात करनी चाहिए थी। इस मौके पर जो आप अभी जो पिटीशन लेकर के आए हैं ये अवांछित है, ये सराहनीय नहीं है। तो उस सेंटेंस में माननीय न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा साहब का भी केस क्लियर हो गया कि क्या सर्वोच्च न्यायालय क्या सोचता है। तो निर्वाचन आयोग के मसले पर सर्वोच्च न्यायालय का दृष्टिकोण साफ है और सर्वोच्च न्यायालय बार बार, चूंकि एक संवैधानिक संस्था है निर्वाचन आयोग भी, तो सुप्रीम कोर्ट उस पर गंभीर टिप्पणी नहीं करना चाहता। और एक अंतिम बात मैं कह दूं, जो लोकसभा में बहस चल रही है, लोकसभा में बहुत क्रांतिकारी भाषण दिया अपने हिसाब से तेजस्वी सूर्या जी ने। प्रशांत जी बड़े समर्थक हैं, उनके बड़े प्रशंसक हैं। हवा निकाल दिया उनकी सुप्रिया सुले ने और एक चू तक नहीं बोल पाए वो। और क्या कम से कम आधा दर्जन बार उनका नाम लिया होगा। कम से कम सुप्रिया सुले ने आधा दर्जन बार उनका नाम लिया और पूरी बातों को एकदम चिथड़ा उड़ा दिया कि जो बातें आप कर रहे हैं गलत तथ्य रख रहे हैं, गलत इतिहास रख रहे हैं। और यहां तक कह दिया कि आप भारतीय सेना के सैनिकों के और बलिदान के अवमानना कर रहे हैं। यह शब्द प्रयोग किया तेजस्वी सूर्या के लिए और तेजस्वी सूर्या कुछ नहीं बोल पाए। और एक सबसे बड़ी बात कही जो प्रणीति शिंदे ने, ये बात बहुत ध्यान देने की बात है, जो उन्होंने कहा कि यह जो ऑपरेशन सिंदूर है क्या वह वोट बटोरने के लिए शुरू किया गया? क्या चुनाव के मद्देनजर रखकर के यह कार्रवाई की गई? सरकार को इसमें जवाब देना चाहिए।
ये बहुत बड़ा सवाल है जो कांग्रेस के सांसद ने खड़ा किया। और अभी तक जो सवाल पर उठाए जा रहे हैं, अब अनुराग ठाकुर भी बहुत विद्वान वक्ता माने जाते हैं बीजेपी के। वही सवाल, सेना के बारे में कुछ नहीं, सेना के बारे में कुछ नहीं। सेना के बारे में बात कौन कर रहा है भाई? सेना का आपने जो अवमानना की, आप उसके बारे में बताइए ना। सेना के पराक्रम को रोकने की जो आपने कोशिश की, उसके बारे में बताइए जी। और अगर सरकार की तरफ से किसी को बोलना है तो आपको यह जवाब देना पड़ेगा कि आखिर ये स्थितियां पैदा क्यों हुई। कहा तो युद्ध, मैंने जो जयशंकर जी ने बात कर, हालांकि प्रधानमंत्री को राहत दे दिया सुप्रिया सुले ने, उनकी तारीफ कर दी, लेकिन जो सवाल पैदा किया, जो जयशंकर ने कहा कि दुनिया के तमाम देशों में हम गए और हमारी बड़ी तारीफ हुई, किस बात के लिए आपकी तारीफ हुई? सुप्रिया सुले के भाषण में ये बात है कि डी एस्केलेशन के लिए भारत की तारीफ की गई और आप युद्ध आपने शुरू किया था, आप जो कार्रवाई किया उसके ऊपर समर्थन आपको कहां मिला? उसका जवाब दीजिए आप। सुप्रिया सुले ने उस बात को कहा और कह दिया कि जो आप बात बता रहे हैं वो सब जानना चाहती है कि जो कार्रवाई भारत ने की उसके बारे में दुनिया की राय क्या है। आपने अगर वो कार्रवाई की तो किस अंजाम तक लेके गए आप? और ये गांधी और नेहरू, इंदिरा गांधी का देश है, मोदी का उन्होंने नाम लिया। सवाल इस बात का है कि आप जिन सवालों को लेकर के घिरी हुई है यह सरकार, ऑपरेशन सिंदूर हो चाहे पहलगांव की घटना को लेकर के, साफ साफ कहा कि आप तब तक विजयोत्सव नहीं मना सकते हैं जब तक वो अपराधी जो आतंकवादी हैं वो पकड़े नहीं जाते या कानून के समक्ष पेश नहीं किए जाते। क्या जवाब सरकार के पास? बड़ी बड़ी बात आप कर ले, सेना के पराक्रम के पीछे अपनी विफलताओं को थोड़ी छिपा सकते हैं और उसके जवाबदेही तो आप ही के ऊपर आएगी। जी बिल्कुल जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। इस बीच कुछ चीज़ों को एक्सपंज किया गया है उधर से पार्लियामेंट में, लोकसभा में। दीपेंद्र हुड्डा के भाषण से आरएसएस शब्द को, आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को एक्सपंज किया गया है, जिसमें वो कह रहे थे कि कश्मीर के मामले में और विदेश हस्तक्षेप के मामले में, क्योंकि इस बात पर आरएसएस का भी स्टैंड रहा है, क्या आरएसएस की भी विदेश नीति बदल गई है? क्या आरएसएस को भी स्वीकार्य है कि अमेरिका हस्तक्षेप कर रहा है? ये आरएसएस को हटाया गया है यहाँ से। और दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप को चुप कराओ, डोनाल्ड ट्रंप का मुंह बंद कराओ। तो चुप कराओ और मुंह बंद कराओ, ये दोनों को एक्सपंज किया गया है। ये दीपेंद्र हुड्डा के उसमें भाषण में से और गौरव गोगोई के भाषण में से बुज़दिल शब्द को, सर ये सरकार इतनी कमज़ोर है, ये सरकार इतनी बुज़दिल है कि आज उन्होंने इसका दोष अगर किसी और को दिया है तो टूर ऑपरेटर्स को इसका दोष दिया है। ये जो है बुज़दिल शब्द, इसको यहाँ एक्सपंज किया गया है दीपेंद्र हुड्डा के उससे। और अरविंद सावंत ने जो भाषण दिया था शिवसेना यूबीटी ग्रुप से, तो उन्होंने कहा था कि अमेरिका का प्रेसिडेंट तो बकबक करता है, उनकी तो बकबक, ये बकबक शब्द जो है इसको एक्सपंज किया गया है। हमारे साथी शकील जी के पास में और भी डिटेल्स आएंगे, वो और बताएंगे। जी शकील जी, आप शायद वही देख रहे हैं, थोड़ा अपडेट हो तो बताइए फिर। डॉक्टर प्रकाश, बिल्कुल आपने वर्ड टू वर्ड बता दिया, यही है सारा का सारा, वर्ड टू वर्ड आपने बता दिया सारे के सारे, एकदम यही है जी। तो ऐसे शब्दों को, यानी जो प्रशांत जी कह रहे थे, आप सब कह रहे हैं कि ये बहुत शांतिपूर्ण और जितनी बात चाहें वो बातें अपनी रख रहा है विपक्ष, आखिर सत्ता पक्ष को हो क्या गया है। और सुनील शुक्ला जी कह रहे हैं कि अब जब अभी अनुराग ठाकुर बोलने आए हैं, वो चल रहा है, अनुराग ठाकुर अभी भाषण दे रहे हैं, तो वो भी वही बात कह रहे हैं, वही घिसी पिटी बात जिससे शुरुआत की थी राजनाथ सिंह जी ने, और वही बात आगे बढ़ाई जा रही है। सवाल लेकिन वहीं पे छूट जा रहे हैं जो सवाल विपक्ष पूछ रहा है। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, लेकिन आपको जरा मैं कोर्ट की तरफ ले जाना चाहता हूं। ये कोर्ट में जो मामला है, देखिए दो बातें हैं जिसको मीडिया में दूसरे ढंग से रखा जा रहा है। पहली बात तो 11 जो याचिकाएं लगाई गई हैं एसआईआर पे, चुनाव आयोग के खिलाफ, उसमें कहीं भी डिमांड नहीं है कि इस प्रक्रिया को रोक दिया जाए, इस पे स्टे नहीं चाहिए विपक्ष को, इसको रद्द करवाना या इसमें
जो नॉर्मल प्रक्रिया है, क्योंकि वोटर लिस्ट तैयार होते हैं, नॉर्मल प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का पालन करे चुनाव आयोग, यह कहा जा रहा है। कहीं भी यह नहीं डिमांड की गई है, कोई भी वकील ये डिमांड नहीं कर रहा है कि हम इस पे स्टे कीजिए, जबकि तमाम मीडिया के जरिए यह दिखाने की कोशिश हो रही है कि विपक्ष जो है उसको पहले ही हार मिल गई, स्टे नहीं दे रहा है सुप्रीम कोर्ट। लेकिन दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, सुप्रीम कोर्ट दो शब्दों की रट लगाए हुए है, आधार कार्ड क्यों नहीं, वोटर आईडी कार्ड क्यों नहीं। आपको लगता है क्या, और आज इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हम आधार कार्डとपहले से ले रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट चाहिए, और क्या यह खेल है या कुछ और है? राजीव जी, देश में जितने भी जिले हैं, हर जिले में कलेक्टर कार्यालय के अधीन एक विभाग होता है जिसका नाम होता है निर्वाचन विभाग, और वहां 5 साल तक लगा हर दिन चुनाव को लेकर, मतदाताओं को लेकर, मतदाता सूचियों को लेकर काम होता है। पूरा विभाग है सरकार, और चुनाव जब नजदीक आते हैं तो अन्य विभागों के कर्मचारियों को भी निर्वाचन शाखा में भेज दिया। अब चुनाव आयोग का काम यह देखना है कि चुनाव ठीक से हो जाए, मतदाता के साथ धमकी न हो, मतदाता को रोका न जाए, मतदाता आके मताधिकार का उपयोग करे। चुनाव आयोग का यह काम नहीं है कि वो तय करे कि कौन मतदाता है या कौन मतदाता नहीं है। मैं इंदौर से दिल्ली ट्रेन में आ रहा हूं, मैंने ट्रेन में टिकट ले लिया, बीच में रास्ते में टिकट चेक कराया, टीटीई आया, उसने कहा टिकट दिखाओ, मैंने उसे टिकट दिखाया, उसने कहा आधार दिखाओ, मैंने आधार भी दिखा दिया कि ये रिलेटेड डॉक्यूमेंट। अब वो मुझे ये नहीं कह सकता कि आपको इस ट्रेन में चढ़ने की पात्रता ही नहीं है, इस ट्रेन में आप कैसे चढ़े। अरे भाई, मैंने टिकट लिया है, मैं नागरिक हूं और मेरे पास आधार है, मैंने टिकट लिया है और आधार सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, तमाम चीजों के लिए आधार का उपयोग करते हो। तो चुनाव आयोग का काम है चुनाव करवाना, ये तय करना नहीं कौन व्यक्ति नागरिक है कौन नागरिक नहीं। टीटी का काम है टिकट चेक करना, ये काम नहीं है कि कौन व्यक्ति ट्रेन में यात्रा करने का पात्र ही नहीं, क्योंकि जो भी योग्य है यात्रा पात्र है, कर सकता है। तो ये छोटी सी बात चुनाव आयोग नहीं समझ रहा कि वो टीटीई है, ट्रेवलिंग टिकट चेकर है, वो कोई हमारी नागरिक होने का, इंसान होने का कोई उचित दावेदार नहीं है, उचित पदाधिकारी नहीं। दूसरी बात जो कल होने वाली है, मैं बहुत मुंतजिर हूं इस बात के लिए कि आदरणीय प्रधानमंत्री बिहार चुनाव को लेके और अगले साल होने वाले बंगाल चुनाव को लेके लोकसभा का उपयोग कैसे करते हैं, सदन में वो क्या बोलते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि वो जरूर आएंगे और अपना चुनावी भाषण देंगे, उसे एक मीडिया का बड़ा वर्ग दिखाएगा और तालियां भी बजाई जाएगी, सत्ता पक्ष के लोगों की ओर से एनडीए तपाई जाएगी, मुझे इसकी उम्मीद है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। प्रशांत टंडन जी क्या कहेंगे, इधर से बाहर निकल के सुप्रीम कोर्ट की तरफ चलें तो? देखिए राजीव जी, सुप्रीम कोर्ट के मामले पे जो आज 2-3 याचिकाएं थी, तो जस्टिस यशवंत वर्मा के बारे में कि जज के जो हुआ सुनील जी बता ही रहे थे। मैं 2 याचिकाओं पे बात करूंगा। एक तो जो इलेक्शन कमीशन की याचिका SIR, और दूसरी एक सोफिया कुरैशी का मामला भी आया था, कर्नल सोफिया कुरैशी का मामला भी आया था। देखिए, कुछ ऐसे मौके आते हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने कि जब कुर्सी पे बैठे हुए जजों को ये आभास होना चाहिए कि आप इतिहास का निर्माण करने जा रहे हैं। एडीएम जबलपुर केस ऐसे ही केस था, जब नागरिकों के इमरजेंसी में नागरिक अधिकार सस्पेंड किए गए तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने जायज ठहरा दिया था, और उसमें एक डिसेंटिंग जजमेंट जो था वो जस्टिस आचार्य खन्ना का था, जिनको आज भी याद किया जाता सम्मान के साथ। और एडीएम जबलपुर केस एक शर्मनाक अध्याय के तौर पे सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में जाना जाता है, देश की न्याय व्यवस्था के इतिहास में जाना जाता है, एक शर्मनाक अध्याय। और वैसा ही ये केस, आप सोचिए कि चुनाव आयोग ये कह रहा है कि 65 लाख मतदाताओं को हमने हटा दिया है। 65 लाख मतदाता, वोट देने का अधिकार सस्पेंड हो गया है। यही तो एडीएम जबलपुर में था।
जी। देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टियां कोर्ट में हैं। 75,000 करोड़ रुपए खर्च करके आधार कार्ड बने थे। वो आधार कार्ड को जो कह रहा है कि हम नहीं मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट को जो एफिडेविट दिया है उस पर साफ साफ कह दिया कि नहीं मानेंगे। और अगर सुप्रीम कोर्ट की बात वो मान रहा है तो 24 जून के जो उनका ऑर्डर है उसमें वो जो 11 डॉक्यूमेंट हैं उनमें 12-13 और जोड़ दें, आधार और वोटर आईडी जोड़ दें। जी। नहीं जोड़ा है। इसका मतलब है कि सिद्धांत के तौर पर सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को भारत के संविधान में इतनी ताकत दी गई है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुप्रीम कोर्ट है हमारा, जहां पे जज अपने आप को अपॉइंट करता है। दुनिया के किसी सुप्रीम कोर्ट में कोई जज अपने आप को अपॉइंट नहीं करता है। इतनी ताकत दी हुई है कि राष्ट्रपति को भी वो निर्देश दे रहा है, वो मुकदमा भी पेंडिंग है। इतनी ताकतवर सुप्रीम कोर्ट को भारत के संविधान में सलाह मशविरा के लिए, सुझाव के लिए, याचना करने के लिए नहीं बनाया गया। दूसरी हेयरिंग है, आपको आदेश देना चाहिए था कि आप ये शामिल करो। नागरिक परेशान है, वहां बाढ़ है, वहां पे 65 लाख लोगों के मताधिकार का सवाल है, करोड़ लोगों का। अभी तो 65 लाख है, जो वो वेरिफिकेशन होगा 1 अगस्त से 1 सितंबर के बीच में, तो और लोग कटेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशन में बहुत अच्छी बातें कह रहा है। आज उनको आदेश देना चाहिए था जी। और जितनी गंभीरता इस विषय में होनी चाहिए थी कि लगभग 1 करोड़ मतदाताओं का सवाल है, उनके मताधिकार का सवाल, संवैधानिक अधिकार का सवाल है। 1-2 नहीं, 65 लाख को तो सुप्रीम कोर्ट, वो चुनाव आयोग कह रहा है। और अभी वेरिफिकेशन के बाद और बढ़ भी सकती संख्या। और देश की सारी विपक्षी पार्टियां वहां पे हैं। और उसके बाद आप कह रहे हैं सुझाव। और ऐसे ही कुछ मामला जो है वो कर्नल सोफिया कुरैशी के मामले में आया कि जब आप एक मिनिस्टर को, जो कि बीजेपी का एक राज्य सरकार का मंत्री है, उससे आप माफी नहीं दिलवा पा रहे हो। इतनी ताकत नहीं है आपके अंदर। ये कैसा सुप्रीम कोर्ट है भाई जी। आपके तो एक आदेश पे कोई वो 1 मिनट के अंदर जेल में चला जाएगा। वो क्यों नहीं मुकदमा दायर करने की, और कि आपने आदेश देंगे तो 1 मिनट के अंदर वो जेल में जाएगा। इतनी ताकत सुप्रीम कोर्ट की है कि 5 मिनट में टेलीग्राम जाएगा और वायरलेस जाएगा और कार्रवाई हो जाएगी। जी जी। न्याय के इतने बड़े मंच पे आप बैठे हुए हैं, भारतीय सेनाओं की प्रवक्ता को आतंकवादी की बहन कोई बता रहा है और उससे आप बहुत नाराज हैं, आहत हैं। तो आप उससे याचना कर रहे हैं कि आप माफी मांग लो, और वो मांग नहीं रहा है। तो उससे सुप्रीम कोर्ट की जो गरिमा है वो कम होती है। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल। समय चूंकि खत्म हो चुका है, इस कार्यक्रम को भी खत्म करने की इजाजत चाहूंगा, लेकिन कल सुबह 10:30 बजे इसी मसले पे सुप्रीम कोर्ट में जितने याचिकाकर्ता हैं उनको समय का अपना वो देना है कि यहाँ किसको कितना टाइम चाहिए। और इससे रिलेटेड जो भी खबर होगी हम आप तक लाइव पहुंचाएंगे ही, जैसे आज पहुंचा रहे थे। तो सुबह 10:30 बजे का इंतजार रहेगा, लेकिन उससे पहले आज रात 12 बजे तक, जैसे शकील जी पहले बता चुके हैं, रात को 12 बजे तक इधर लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी। कल जब चर्चा की शुरुआत होगी सुबह 11 बजे ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में, तो कल कहा जा रहा है कि राहुल गांधी भी अपनी बात रखेंगे, कल प्रियंका गांधी भी अपनी बात रखेंगी। प्रियंका गांधी का नाम तो ऑलरेडी कांग्रेस की 6 लोगों की लिस्ट में ऑलरेडी है, तो प्रियंका गांधी तो रखेंगी ही, लेकिन राहुल गांधी का नाम शायद कल उसमें जुड़ जाए। और आज जिन लोगों ने अपनी बातें रखी हैं आपने सुन लिया, और कल शायद हो सकता है, ऐसी उम्मीद की जा रही है कि नरेंद्र मोदी भी शाम 6 बजे तक अपनी बात रखें, और कल ही उधर राज्यसभा में भी इस पर बहस की शुरुआत होगी। तो सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि सत्ता पक्ष यहां पर कैसे अपने आप का